फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनीज, नेक्स्ट इट आवर टारगेट है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज में आपको बोथ, सबसे पहले बात है तो इसमें से क्वेश्चंस आने हैं, प्रॉब्लम्स आने हैं, वही बात है। लेकिन यहाँ की जो खासियत है ये कि फाइनेंशियल अकाउंट्स कैसे बनाए जाते हैं, ट्रायल बैलेंस से फाइनल अकाउंट, वो आपको पता है, उसके ऊपर बहुत ज्यादा चर्चा नहीं होती। अभी जब कंपनीज अकाउंट्स की अपडेटेड सिस्टम्स लॉ 128 सेक्शन के हिसाब से, शेड्यूल 3 की अपडेटेड अमेंडमेंट के हिसाब से कैसे फॉर्मेट इसको करना है, वही चीज। और आपको जो अभी तक पढ़े नहीं थे, अब कंपनी अकाउंट में वो छोटे में, मतलब छोटे बच्चे थे उसमें नहीं पढ़ाया जाता है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, प्रोविजन फॉर द टैक्स, समझ में आई बात, और रिजर्व एक्सेट्रा कैसे ट्रीट किए जाते हैं, ये थोड़ा मुद्दा होता है, ठीक है ना, ये बात है। और मैनेजरियल रेमुनरेशन अभी तक है नहीं, मैनेजरियल रेमुनरेशन एक्सेट्रा पीजी में होता है, ठीक है। सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फर्स्ट क्लास ये चलेंगे, कम से कम 2 3 4 क्लास चलेंगे। नेक्स्ट वीक लुक, अरे क्या हो रहा है इसको, काहे नहीं चल रहा। तो सीखने को हमको यहाँ क्या मिल जाएगा बाबू, आप ये देखो, मेंटेन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैसे होता है कंपनी का, फिर स्टैट्यूटरी बुक्स, वो कौन कौन से स्टैट्यूटरी बुक्स होते हैं जो कंपनी में आपको बनाने पड़ जाएंगे, फिर प्रेजेंट करो, प्रिपेयर करो एंड प्रेजेंटेशन करो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। होता है ना, एनुअल जनरल मीटिंग में आपको प्रेजेंट करना ही होगा, क्योंकि ऑडिट नहीं होगा आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, फिर आपके डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकते हो। मेरा दूसरा कंप्यूटर खराब क्यों हो जाता है हमेशा, तो कौन है, एक मिनट उसको कुछ जुगाड़ लगाते हैं। हमें से क्यों विंडोज में लोग यूज नहीं करना चाहिए, फेंकना चाहिए, कभी हार्डवेयर डिफॉल्ट, कभी वायरस, कोई बात नहीं, ऑफिस लैपटॉप मेरा चल ही नहीं रहा है प्लान कर रहे हैं हम इसको फेंक ही देंगे, कोई बात नहीं, 2 3 दिन में। प्रिपेयर एंड प्रेजेंट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी एज पर शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013। लेकिन ये शेड्यूल 3 जो 2015 में था वो चेंज हो चुका। तो हम आपको अपडेटेड आज तक का क्या चेंज है, क्या बदलाव है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के ऊपर है, कंपनी एक्ट 2013 के ऊपर है, उसके हिसाब से हम आपको बता देंगे। फिर मैनेजरियल रेमुनरेशन कैलकुलेशन जो बात है ये आपकी नहीं है, समझ में आई बात। फिर आगे देख करके चलो, अप्रिशिएट द टर्म डिविजिबल प्रॉफिट एंड डिविडेंड्स, डिविडेंड्स एंड डिविजिबल प्रॉफिट्स, इसके ऊपर है थ्योरी। अब पक्का मान करके चलो, समझ में आई बात, लिख दिए यहाँ पे हम, देखो पक्का, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। ये दोनों के ऊपर क्वेश्चन सबको आ जाने हैं, वैसे भी हम डिक्टेट करवा ही देंगे आपको, आगे जाकर के आपको स्पॉट करवा देंगे कौन सा वो 4 मार्क की क्वेश्चन है, कौन सा वो 8 मार्क की क्वेश्चन है, ठीक है ना। दिस इज द थिंग, 12 मार्क की क्वेश्चन भी हो सकते हैं आपकी, 16 मार्क की क्वेश्चन भी हो सकते हैं। ओल्ड पैटर्न के हिसाब से, न्यू पैटर्न के हिसाब से ज्यादा से ज्यादा 8 मार्क के लॉन्ग क्वेश्चन आ जाने हैं, ऐसा था। लेकिन देखी तो रहे सब कुछ चेंजिंग एनवायरनमेंट के हिसाब से, वो भी आजकल हमसे काम नहीं कर रहे, तो वही पुराना पैटर्न ही चलता रहेगा, हालांकि आपको पहले से बता दिए जाएंगे। ओवरव्यू क्या चीज लिखे हुए हैं देखो तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किस पे डिपेंड करता है, आई एम सॉरी, ऊपर से पानी भी नहीं है, कोई बात नहीं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन से लॉ के ऊपर आधार होता है, देखिए, रिक्वायरमेंट ऑफ द शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 2013 के रिक्वायरमेंट्स फिलअप कर रहे हो तो फाइनेंशियल अकाउंट सही बना रहे हो। और जो जो भी, और फिर देखो क्या लिखा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नोटिफाइड बाय एमसीए, समझ में आई बात, एमसीए, एमसीए क्या होता है, एमसीएल जैसे कि महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड होता है, ऐसे एमसीए क्या होता है, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। एमसीए होता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। बाई चांस चल भी जाएगा तो थोड़ा कोशिश करते हैं, रुको। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के द्वारा जारी किया गया हो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, समझ में आई बात। इन रियलिटी प्रिपेयर कौन करते हैं, प्रिपेयर करता है आईसीआई, समझ में आई बात, मेंबर्स ऑफ आईसीआई प्रिपेयर करते हैं, लेकिन उसको इशू करवाते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। इंडिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू करने की अथॉरिटी उनके पास है। तो सबसे पहला बात, कंपनीज एक्ट की लॉ प्रोविजन के हिसाब से, एंड सेकंड आपको जैसे कहा गया हो, तो प्रोसीजर्स व्हिच आर नीड टू बी फॉलोड as per the accounting standard. Accounting standard means these are the standards, rules, regulation, norms set by the MCA. Understand the points? Issued by the MCA, designed by the ICI. They are published. They are published for making the correct, error-free, and legally statement of accounts. Understand the points? ये दोनों को मानने पड़ेंगे। फिर और कोई भी अगर अदर स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट कंपनी की जो भी होगा उसके हिसाब से ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगा। तो जब तक कंपनी की बात आ जाता है, इतना लॉ क्यों आता है, इतना लॉ क्यों आता है, क्योंकि कंपनी जब तक चला रहा है वो स्ट्रिक्टली दैट रॉन्स एज पर द कंपनीज एक्ट। अंडरस्टैंड द पॉइंट?
That's the every affairs of the company, the every affairs of the company that is governed by the Companies Act. That's why you have to follow all the rules and regulations of the Companies Act. That's why corporate accounting is entirely based on the corporate law. Corporate law issued by the central government. Understand the points? That's why this is the things. Obviously corporate law board भी है, फिर भी तो इसलिए कंपनी अकाउंट जहाँ पे आता है वो वहां पे कंपनी लॉ आ जाता है, कंपनी लॉ आता है, दैट्स व्हाई इतना सारा रूल्स रेगुलेशन के साथ आपको अकाउंट्स बनाना पढ़ते हैं। फाइनेंशियल अकाउंट्स क्या होता है? दैट इज ओनली ए सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, सो एनी लेमैन कैन फॉलो दैट। दैट वे उसके लिए कोई भी रूल रेगुलेशन नहीं है, तो आप आसानी से उसको कर सकते हो, लेकिन कॉर्पोरेट अकाउंट्स को कंपनी आपके हिसाब से चलेगा, उसलिए बता दे। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो कौन से मेन चीजें जो कवर हो रहे हैं, समझ में आई बात? सबसे पहला बात है प्रॉफिट स्टेटमेंट ऑफ लिखा, एक्चुअली बैलेंस शीट से स्टार्ट होता है। सबसे पहले बैलेंस शीट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, इसका नाम आज इट इज लिखोगे, समझ में आई बात? तो लिखा है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, इसका नाम आज इट इज लिखोगे। तीसरा इंपॉर्टेंट कुछ है तो वो है कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है ना? कैश फ्लो और स्टेटमेंट प्रिपेयर करोगे, बहुत ईजी है, ये दोनों का आपको पता है ही, समझ में आई बात? कैश फ्लो स्टेटमेंट इज सिंपली, आप ये भी बना चुके हो कहीं ना कहीं, अगर नहीं बनाया हो तो फिर आगे जाकर के आपको पढ़ाए जाएंगे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर है, ठीक है? तो कैश फ्लो स्टेटमेंट यहाँ अगर सिलेबस के अंतर्भुक्त होगा तो हम बता देंगे। Simply the statement of all the cash inflow and cash outflow, all the statement of cash inflow and outflow, कहाँ से पैसा आ रहे, कहाँ पैसा जा रहे, इसका सारे अगर टिप्पणी बना दोगे, अब सारे के सारे ट्रांजेक्शन लिख दोगे एक जगह पे, वो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के हिसाब से, कंपनी लॉ के हिसाब से, तो वो बन गया कैश फ्लो स्टेटमेंट। और जो भी नोट्स रिक्वायरमेंट चाहिए, नोट्स टू अकाउंट, समझ में आई बात? तो ये मैंडेटरी है, इसको याद रखो। नंबर 1 बैलेंस शीट चाहिए, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड नोट्स टू अकाउंट्स, ये 4 चीज आप याद रखो, ये 3 ये 4, समझ में आई बात? वही बात है। आगे जाकर के अगर किसी को एक्सक्यूज थोड़ा मिला है तो कैश फ्लो स्टेटमेंट, सीएफएस सब कंपनी को नहीं बनाना है, वो आगे जाकर के डिस्कस होंगे। तो मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स के ऊपर क्या लिखे हुए हैं देख लो, सारे के सारे जैसे कि हम बताए थे, थ्योरी बता देंगे, कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड करवा देंगे, फिर आगे का आपकी मर्जी, आप कैसे पढ़ते हो। मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखो, सीधी बात, गवर्निंग सेक्शन क्या 128, जो मेन सेक्शन होगा हमेशा हर एक टॉपिक का, उसको याद रखो, बाकी याद नहीं रखने की जरूरत नहीं। 128 उसका सब सेक्शन होगा, 4 5 3 2, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ याद रखना है 128, बाकी याद रख सकते हो। तो गवर्निंग बॉडी यही है। अगर मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स की बात आई कंपनी के अंदर है, तो वो कहाँ पे लिखा हुआ ना, सेक्शन 128 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर लिखा हुआ है। क्या लिखा है? सारे के सारे कंपनी सबको बनाने चाहिए, फिर बनाने चाहिए और रजिस्टर्ड ऑफिस में रखनी चाहिए, क्या? बुक्स ऑफ अकाउंट्स और अदर रिलेवेंट बुक्स, पेपर्स, वाउचर्स एटसेट्रा, सब कुछ, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, समझ में आई बात? तो वही कह रहे हैं सेक्शन 128 की सबको बनाना चाहिए और रखना चाहिए रजिस्टर्ड ऑफिस में बुक्स ऑफ अकाउंट्स और बाकी उसका अलाइड रिलेवेंट बुक्स लेजर्स जो भी हैं, और पेपर है, वाउचर है, कागजात, सब कुछ रखना चाहिए, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और ये हर एक फाइनेंशियल ईयर में बनाए जाएंगे, फॉर एवरी फाइनेंशियल ईयर, जो कि देना चाहिए ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ द कंपनी। दैट मींस कंपनी का हालात क्या, कंपनी कैसे चल रहा है, कंपनी का ट्रांजैक्शंस का ट्रू एंड फेयर व्यू ये देना चाहिए। इंक्लूड दैट इट्स ब्रांच ऑफिस और द ऑफिसेस, कंपनी का ब्रांच ऑफिसेस का और कोई भी ऑफिसेस है तो सबका ट्रू एंड फेयर व्यू देना चाहिए। इवन एंड एक्सप्लेन द ट्रांजैक्शन अफेक्टेड बोथ एट द रजिस्टर्ड ऑफिस एंड इट्स ब्रांच ऑफिस, and this formats having the capability of explaining, understand the point, all the state of affairs and the transactions happening both at the head office and at the branch offices। समझ में आई बात? ये दोनों के लिए कहता है कि हेड ऑफिस ब्रांच ऑफिस के लिए जब ट्रांजैक्शन हो रहे सारे के सारे इंक्लूड करके अब बताओ। सच बुक शुड बी केप्ट ऑन अक्रूअल बेसिस, अकाउंटिंग कंपनी लॉ डायरेक्ट कह दिया, कंपनी लॉ डायरेक्ट कह दिया, आपको कैश बेसिस अकाउंट्स आप नहीं कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग आपको करने पड़ जाएंगे, यही बात है, क्योंकि कंपनी लोग कह रहा था आपको करना पड़ेगा। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग आपको पता है। अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का मतलब ही यही होता है, मान लेते हैं जब आपकी इनकम एक्रू होता है तब रिकॉर्ड करना है, जब एक्सपेंडिचर आपकी ड्यू होता है तब रिकॉर्ड करना है, जब इनकम रिसीव्ड हो रहा है उसको इग्नोर किया जाएगा, जब एक्सपेंडिचर पेड किया जा रहा है उसको इग्नोर किया जाएगा। मतलब उस टाइम पे रिकॉर्ड नहीं होता है, रिकॉर्ड पहले से हो जाते हैं, रिसिप्ट और पेमेंट कभी भी हो सकते हैं। समझ में आई बात? अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग दैट मींस कि अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन द
accrual of the transactions. Understand the point? This is the thing. And according to the double entry system of the accounting और double entry system of accounting के हिसाब से चलता है। देखिए आज भी बहुत सारे मतलब छोटे छोटे व्यापारी होंगे जो कि डबल एंट्री सिस्टम फॉलो नहीं कर रहे हैं। आपकी कोई प्रॉपर्टी से फार्म है, सो आप बाउंड नहीं हो, समझ में आई बात, आप बाउंड नहीं हो डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करो। लेकिन कंपनी जब होगे तो डबल एंट्री सिस्टम के हिसाब से फॉलो करोगे। दैट मींस फॉर ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन यू मस्ट हैव द टू एस्पेक्ट, दैट इज डेबिट एंड क्रेडिट। और इसके हिसाब से टी फॉर्म में अकाउंट्स बनाए जाएंगे, मतलब डेबिट क्रेडिट कॉन्सेप्ट रहेगा। फर्दर कंपनी में क्या होगा, कीप सच बुक्स ऑफ अकाउंट्स और अदर रिलेवेंट पेपर्स जो भी इन इलेक्ट्रॉनिक मोड में अगर रख रहे हो इन सच मैनर आज में भी प्रेस्क्राइब्ड, वो लास्ट में भी लिख दिया। हम बताए थे ना, ये सारे के सारे जो भी सुन रहे हो ये सारे के सारे पेपर के टुकड़े में हो सकता है, नहीं हो रहे हैं। कैसे होते हैं अकाउंटिंग, क्या आपको पता है? सॉफ्टवेयर के जरिए होते हैं। छोटे से छोटे दुकान हो, सॉफ्टवेयर में ही अकाउंट्स होते हैं। इसी में कैश बुक है, इसी में लेजर है, इसमें सब कुछ है। अंडरस्टैंड द पॉइंट? दैट्स व्हाई बाबू, दैट्स व्हाई। अब क्या करोगे, तो ये सॉफ्टवेयर जो हैं कैश बुक, सॉरी ये कैश बुक जो लेजर है सब कुछ सॉफ्टवेयर में मेंटेन होते हैं। अगर ऐसे हो रहे हैं तो जो भी आपके वाउचर रहे, जो भी आपकी कैश बुक रहे, जो भी आपके मतलब ट्रांजैक्शंस रहे, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मोड में है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक मोड में उसको सेफली आप मेंटेन करके रखो। और वो उसके लिए भी लॉ में लिखा हुआ है प्रोसीजर। तो हालांकि हम कंपनी लॉ तो नहीं पढ़ रहे हैं ना, उतना तक नहीं बताएंगे। दिस इज द थिंग्स, understand the point. So whether you are doing an offline system of accounting, whether doing an online system of accounting, you must keep your account in the electronic mode or paper mode safe. Understand the point? So whenever there may be demanded by the audit authority or the government agency, you must provide them at the required time. This is the thing. तो मेंटेनेंस, अगर आप मेंटेनेंस करो ए प्लेस अदर देन द रजिस्टर्ड ऑफिस, कंपनी में रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पे है? मुंबई। आप कह रहे हो नहीं हमारे खाते तो मुंबई में हेड ऑफिस है, तो कंपनी लोग कह रहा है सिर्फ और सिर्फ हेड ऑफिस में सारे के सारे कागजात हमको चाहिए, हम कभी भी जाएंगे तो हेड ऑफिस में सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, समझ में आएगा। लेकिन कह रहे हो नहीं हमको कन्वीनियंट हो रहा है, हम यहाँ जो हेड ऑफिस मुंबई में नहीं करके हम काम कर रहे हैं गुड़गांव में, समझ रहे हो, या फिर नोएडा में हमारा अकाउंट्स ऑफिस है, यहाँ पे काम चल रहा है, तो क्या होगा? तो ये कंपनी का ड्यूटी है कि आप रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को बताओगे विद इन 7 days ऑफ द डिसीजन ऑफ इन केस ऑफ बोर्ड डायरेक्टर डिसाइड टू मेंटेन एट द प्लेस अदर देन द रजिस्टर्ड ऑफिस। रजिस्टर्ड ऑफिस को छोड़ करके अगर गुड़गांव में या फिर आप नोएडा में अकाउंट्स मेंटेन करवाना चाहते हो तो 7 दिन के अंदर में आरओसी को आपको पता मतलब बताना होगा। समझ में भी आती है, सारी सारी थियोरेटिकल चीजें आपको आने हैं। नेक्स्ट डेट देखो, इन केस ऑफ ब्रांच ऑफिसेस, अगर ब्रांच ऑफिस से बात क्या है, जहां पे कंपनी ब्रांच ऑफिस है इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, इट्स डीम्ड टू हैव कंप्लाइड विद द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। अंडरस्टैंड द पॉइंट? प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिलेटिंग टू द ट्रांजैक्शन इफेक्टेड एट द ब्रांच ऑफिस आर केप्ट एट दैट ऑफिस। सबसे पहले ब्रांच ऑफिस में जो भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, सबसे पहला बात है कि ब्रांच ऑफिस का को कंपनी की ही एक ऑफिस ही माना जाता है और उसके लिए सारे के सारे प्रोविजंस मतलब लागू होंगे। जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स आप कर रहे हो ब्रांच में, वो ब्रांच ऑफिस में पहले रहना चाहिए एंड प्रॉपर समराइज रिटर्न पीरियडिकली सेंट बाय द ब्रांच ऑफिस टू द कंपनीज रजिस्टर्ड ऑफिस। समझ में आई बात? यहाँ पे डिटेल्ड ट्रांजैक्शन ब्रांच ऑफिस में मेंटेन होंगे और उसका जो भी फाइनल अकाउंट्स रहा, समझ में आई बात, इसको कहा जाता है स्टैंड एलोन इनकम स्टेटमेंट, स्टैंड एलोन। समझ में आई बात? थोड़ा थोड़ा सा हम बताते रहेंगे, अब छोटे बच्चे हो हालांकि आगे सीख जाओगे। स्टैंड एलोन का मतलब क्या होता है, या फिर ऑन कंसोलिडेटेड, या फिर ऑन कंसोलिडेटेड, इसका क्या मतलब होता है बता रहा हूँ। देखिए कंपनी का बहुत सारे ब्रांच ऑफिस हो सकते हैं, बहुत सारे ब्रांच ऑफिस हो सकते हैं, और ये सारे के सारे ब्रांच ऑफिस का मतलब ही होता है अलग अलग फैक्ट्रियां हैं। सपोज यहीं पे फैक्ट्री है, ब्रांच है, सब कुछ है कंपनी का। जैसे कि बिग बाजार, हर एक सिटी में बिग बाजार है, तो कैसे अकाउंट्स मेंटेन होते हैं? पहले सुनिए बाबू, इस बिग बाजार में ही सारे के सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते हैं और ये तो यही समरी बना करके ट्रायल बैलेंस हो या फिर फाइनल अकाउंट तक पहुंचते हैं। तो जो भी फाइनल अकाउंट्स बना, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट, उसको कहा जाएगा ऑन कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट, या फिर कहा जाएगा दिस इज द थिंग्स। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स? स्टैंडर्ड नहीं समझ में आएगा, छोड़ दीजिए। ऑन कंसोलिडेटेड मतलब इंडिविजुअल। फिर ये सारे के सारे ब्रांच ऑफिसेस भेजेंगे मुंबई को, समझ में, जहाँ की उनका हेड ऑफिस है। अरे कहाँ है हमको नहीं पता, बेंगलुरु में भी हो सकता है, फ्यूचर ग्रुप हर जगह में है वर्ल्ड में। ठीक है, तो मान करके चलो कि इसको मुंबई में भेजते हैं, तो फिर क्या हुआ, ये रजिस्टर्ड ऑफिस है, तो समरी ऑफ द अकाउंट शुड बी सेंट टू द हेड ऑफिस। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स? फॉर द अकाउंटिंग,
नेक्स्ट क्या लिखे हुए हैं देखो, यही चीज थ्योरी में आने वाली। सच अदर प्लेसेस एज द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड, और ऐसा कोई प्लेस जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करता है। फिर सेक्शन 123 में क्या लिखा हुआ है देखो, फिर से फिर बता दें कि बुक्स ऑफ अकाउंट जो है या फिर अदर बुक्स पेपर्स मेंटेन बाय द कंपनी विद इन इंडिया शुड बी ओपन फॉर इंस्पेक्शन। आपकी जहां पे भी ब्रांच हो, हेड ऑफिस हो, जहां पे भी मेंटेन कर रहे हो, ये इंस्पेक्शन के लिए रेडी रहना चाहिए। मतलब कभी भी इन्वेस्टिगेशन उसके ऊपर हो सकते हैं। कौन करेगा? 8 रजिस्टर्ड ऑफिस, तो सारे के सारे पेपर जो है रजिस्टर्ड ऑफिस में इन्वेस्टिगेशन हो सकते हैं ऑफ द कंपनी। 8 और एनी प्लेसेस, और कोई भी प्लेसेस जो कि कंपनी का डायरेक्टर डिसीजन लेता है बाई एनी डायरेक्टर ड्यूरिंग द बिजनेस आवर्स। समझ में आई बात? तो इंस्पेक्शन करने का अथॉरिटी किसके पास है? एनी डायरेक्टर, कंपनी का जो भी डायरेक्टर है वो इंस्पेक्शन कभी भी कहीं पे कोई भी ब्रांच पे भी कोई के ऑफिसर के ऊपर है कर सकते हैं बिजनेस आवर्स। इन द केस ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इफ एनी मेंटेन आउटसाइड द कंट्री, कॉपीज ऑफ सच फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन शुड बी मेंटेन्ड एंड प्रोड्यूस्ड इन द इंस्पेक्शन बाय द डायरेक्टर सब्जेक्ट टू कंडीशन एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। यही बात है। अगर यहाँ पे अकाउंट्स आपके फिजिकली आउटसाइड इंडिया पे है तो इसका कॉपी आपको प्रोवाइड करवाना पड़ेगा, ट्रू कॉपी, ट्रू अटेस्टेड कॉपी प्रोवाइड करना पड़ेगा डायरेक्टर्स को, ताकि डायरेक्टर्स को इंस्पेक्शन कर सके। समझ में आई बात? दिस इज द थिंग। फिर आगे लिखा हुआ है सेक्शन 125 में, इसलिए आप याद रखो गवर्निंग सेक्शन जो है, गवर्निंग सेक्शन कंपनीज एक्ट का वो है 128। अंडरस्टैंड द पॉइंट? सेक्शन 125 में फिर से क्या कहा जा रहा है कि बुक्स ऑफ अकाउंट जो है सारे के सारे एवरी कंपनी का रिलेटिंग टू ए पीरियड नॉट लेस देन 8 फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द फाइनेंशियल ईयर। अगर अभी हम इस साल में खड़े हैं, समझ में आई बात? ये देखो, दिस इज द करंट ईयर 2019-20, तो ये तो खत्म हुआ है ना, फिर आगे तो नहीं खत्म हुआ। तो उसका इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अभी काम कर रहे हैं ना, इसको छोड़ दो। इमीडिएटली प्रीसीडिंग 8 ईयर्स, ठीक है, उससे पहले 8 ईयर्स का खाते, और वेयर द कंपनी हैड बीन इन एग्जिस्टेंस फॉर ए पीरियड लेस देन 8 ईयर, जितना भी है, टुगेदर विद द वाउचर रिलेवेंट ऑफ एनी कॉपी शुड बी केप्ट इन अ गुड ऑर्डर। आपकी पुराने 8 साल की जितने भी दस्तावेज रहे, जितने भी खाते रहे, सबको संभाल के आपको रखना पड़ेगा। फिजिकली मोड में आप अकाउंट्स कर रहे थे या फिर इलेक्ट्रॉनिकली मोड में अकाउंट्स कर रहे थे, उसको रखना पड़ेगा। आप इसको एक्सटिंग्विश नहीं कर सकते हो, डिलीट नहीं कर सकते हो, जला नहीं सकते हो। समझ में आई बात? दिस इज द थिंग्स। सो इमीडिएटली प्रीसीडिंग 8 ईयर्स का अकाउंट्स। अभी बात है कि जो कंपनी पहले 8 ईयर्स में नहीं था, तो जिस दिन से शुरू हुआ, जिस दिन से शुरू हुआ अभी जिस दिन तक काम चल रहा है, तो सारे के सारे अकाउंट्स आप कम से कम 8 साल तक संभाल के रखोगे, ये लॉ है। यही सब तो एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आते हैं, और यहाँ पे भी आपको क्वेश्चंस मिलेगा। वो क्या क्वेश्चंस होने वाले हैं हम आगे बता रहे हैं बस अभी तक। यहाँ पे सवाल है ये क्वेश्चंस, प्रोविजंस गवर्निंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है, ये क्वेश्चन है। और प्रोविजंस फॉर मेंटेनिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ये क्वेश्चन है, ठीक है। यही यहाँ पे आना है। इसका वेटेज ज्यादा नहीं है, 8 मार्क है। ठीक। और कौन कौन से अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं नहीं आएगा क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन नहीं आता। नेक्स्ट इट ब्रांच ऑफिस, ब्रांच ऑफिस क्वेश्चन नहीं आता। स्टैट्यूटरी बुक्स, ये क्वेश्चन है, ठीक है। देखो, which are the statutory books to be maintained as per कंपनीज एक्ट 2013, ब्रैकेट में लिखा होगा अमेंडेड, ठीक है। वो कौन से सारे बुक्स है, कौन से सारे के सारे रजिस्टर है या फिर स्टैट्यूटरी बुक्स है। स्टैट्यूटरी बुक्स मींस कानून के अनुसार, स्टैट्यूटरी का मतलब ये होता है कानून के अनुसार वो कौन से सारे बुक्स है, रजिस्टर है, जो आपको मेंटेन करने पड़ जाएंगे। तो ये दीज आर द फॉलोइंग स्टैट्यूटरी बुक्स रिक्वायर्ड टू मेंटेन बाय द कंपनी अंडर द डिफरेंट सेक्शन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। अलग अलग सेक्शन में लिखा हुआ ये मेंटेन करो, वो मेंटेन करो, अलग अलग सेक्शन में उसको समराइज करके हम एक जगह पे लिख दिए हैं, दर्शाए हैं। समझ में आई बात? दिस इज द थिंग्स। मतलब कौन कौन सारे बुक्स है जिसको मेंटेन करने पड़ जाएंगे, काफी सारे बुक्स है, आप देख लो, इसको याद रखना आपको पड़ जाएगा। तो सबसे पहले की रजिस्टर ऑफ इन्वेस्टमेंट देख रहे हो, कौन कौन से बुक्स, सुनिए, बिसाइड्स प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट वो तो है ही, स्टैट्यूटरी बुक्स जिसको मेंटेन करना पड़ जाता है आपके हेड ऑफिस के अंदर, आपको इसको सारे के सारे रखना पड़ेगा। सबसे पहले रजिस्टर ऑफ इन्वेस्टमेंट, समझ में बात? रजिस्टर ऑफ इन्वेस्टमेंट, जितना जितना आप इन्वेस्टमेंट किए हो, हेल्ड इट इट्स ऑन नेम, आपके नाम पे जितने भी इन्वेस्टमेंट खरीद के रखे हो, 187 कह रहा है, उसको संभाल के रखो। फिर रजिस्टर ऑफ चार्जेस, सेक्शन 85 ये कहता है, ठीक है। सेक्शन से याद रख सकते हो, बहुत अच्छे, नहीं याद रख सकते हो प्लान लिख दो, मार्क दे ही देंगे।
रजिस्टर ऑफ चार्जेस यहाँ पे जो लिखा है, रजिस्टर ऑफ चार्जेस का मतलब क्या होता है यहाँ पे, इस चार्जेस का मतलब क्या होता है, इस चार्जेस का मतलब होता है मॉर्गेज सिक्योरिटी ऑन एसेट्स। समझ में आई बात? हमारे वो सारे के सारे वो कौन कौन से एसेट्स हैं जिसके अगेंस्ट पे सिक्योरिटी है, उसको चार्जेस कहा जाता है। और क्या क्या सिक्योरिटी है, समझ में क्या, वो कौन से लोन्स के ऊपर चार्ज लगा के रखे हैं, कौन से एसेट्स के ऊपर है, वो कितना वैल्यू है, उसका एक रजिस्टर रहता है, उसको कहते हैं रजिस्टर ऑफ चार्जेस। समझ में आई बात? फिर रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, हमारे सारे के सारे जितने भी मेंबर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, वो सबका डिटेल्स, नेम, ऑक्यूपेशन, आप पढ़े ही हो, ये चीज कहाँ पे पढ़े हो, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखे हुए होते हैं, वही रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। फिर रजिस्टर ऑफ डिवेंचर होल्डर्स, हम बताए थे डिवेंचर होल्डर्स एंड अदर सिक्योरिटी होल्डर्स, ठीक है ना। जितना भी, देखिए डिवेंचर हम इशू करवा सकते हैं, हम डिपॉजिट्स भी करते हैं, बॉन्ड भी इशू करवा सकते हैं, ठीक, कॉमर्शियल पेपर सब कुछ इशू करवा सकते हैं हम। तो उनका सब रजिस्टर आपके पास रहना चाहिए, सेक्शन 88 में लिखे हुए हैं। मिनट्स बुक, आपकी मीटिंग खत्म हुआ, मीटिंग खत्म होने के बाद जितने सारे डिसीजंस होते हैं, ठीक है ना, आपके डिसीजंस होते हैं, उस सारे के सारे डिसीजंस को एक खाते में लिखा जाता है, उसका नाम क्या होता है, वो मिनट बुक, ठीक है ना। देखो पहले होता है जो भी मीटिंग होता है, पूरा स्टैट्यूटरी मीटिंग है, आप सुने हो कि नहीं, स्टैट्यूटरी मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग, पढ़ लो एक बार कंपनी का। तो उससे पहले जो मतलब हमारा रहता है मुद्दा, उसको एजेंडा कहा जाता है, ठीक है ना। कोई भी मीटिंग से होने पहले मुद्दे को एजेंडा कहा जाता है। उसके ऊपर जो पेपर लिखते हैं हम, जो जो डिसीजन हो रहे हैं, जो पेपर लिखते हैं, ये हुआ, चलो सबको इसको साइन करना पड़ेगा, उसको रिजोल्यूशन कहा जाता है, ठीक है, उसको रिजोल्यूशन कहा जाता है। अब जो जो डिसीजन निकल करके आज के कंपनी में बाद ये होगा, वो होगा, वो होगा, डिविडेंड इस तरह बांटे जाएंगे, ये होगा, नौकरियां मिलेंगे, ये सारे के सारे जो डिसीजन एक खाते में लिखे जाते हैं, इस खाते का नाम है मिनट्स बुक। अब समझ में आ गया कौन सा क्या काम है, मिनट्स बुक, ठीक है। तो मिनट्स बुक जो है सारे के सारे सेक्शन 118 के तहत आपको रखना पड़ेगा। रजिस्टर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, अब जितना कॉन्ट्रैक्ट किए हो, अरेंजमेंट इन विच द डायरेक्टर इंटरेस्टेड, ठीक है ना, दिस इज द थिंग्स कॉन्ट्रैक्ट एक्स्ट्रा, ये 189 में लिखे हुए हैं, इसको आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा, ठीक है। आगे का देख करके चलो। रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर्स एंड की मैनेजरियल पर्सन, एक तो रजिस्टर ऑफ मेंबर्स रहेंगे, वो कहाँ पे लिखे हुए हैं, सेक्शन 88 में। अभी क्या करें, देखो सेक्शन 170 में जाकर, मतलब ये एक तो डाइवर्स डिसवर्स्ड अलग अलग जगह में लिखे हुए हैं, समझ रहे हो, और सबको इकट्ठा फिर हम एक बार बता दे रहे हैं कि वो कौन से खाते हैं जिसको आपको मेंटेन करने पड़ ही जाएंगे। तो सेक्शन 170 कहता है कि जितने सारे आप डायरेक्टर्स एंड की मैनेजरियल पर्सन, की मैनेजरियल पर्सन किसको कहा जाता है आपको पता है, जनरल मैनेजर, सेक्रेटरी, आपकी कोई ट्रेजरर, अंडरस्टैंड, होल टाइम डायरेक्टर्स, जितने भी आपकी की मैनेजरियल पर्सन रहे या फिर डायरेक्टर्स रहे, उनके सारे के सारे एक तो अलग रजिस्टर बनेंगे, उसको मेंटेन करेंगे। फिर रजिस्टर ऑफ लोन्स, आप कितना लोन्स लिए हो या फिर इन्वेस्टमेंट बाय द कंपनी, समझ में आई बात, लोन्स मतलब आप लिए हो, इन्वेस्टमेंट मतलब आप दिए हो, समझ में आई बात, बाई कंपनी अंडर 186, ये सारे के सारे आपको मेंटेन करने होंगे। आगे बता रहे हैं, एक बार बता देते हैं, फिर इन रियलिटी क्या होता है हम बताएंगे। इसके अलावा ए कंपनी मेंटेन्स ए नंबर ऑफ स्टैटिस्टिकल बुक्स आल्सो, कीप ए रिकॉर्ड ऑफ इट्स ट्रांजैक्शंस, आपकी जो ट्रांजैक्शन है उसका भी स्टैटिस्टिकल बुक आप मेंटेन करके रखोगे, which have resulted either in the payment of money to or constitute the basis on which certain payments have been made by its, जितने सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन से आपकी क्रेडिटर से जहां जहां पे पेमेंट आ रहे हो, पेमेंट कर रहे हो, या फिर जहां जैसे पेमेंट्स मिल रहे हैं, ये ट्रांजैक्शन को भी आपको रखना चाहिए, समझ में आई बात, दिस इज द थिंग्स, ताकि बाद में आप एविडेंस प्रूव कर सको, आप एविडेंस दे सको ऑडिट के लिए। तो इसीलिए सिग्निफिकेंट पेमेंट्स की एक तो रजिस्टर रहना चाहिए। रजिस्टर्स एंड डॉक्यूमेंट्स रिलेटिंग टू द इशू ऑफ शेयर्स, तो शेयर्स इशू के ऊपर कौन कौन से, ये आ गए आप, इशू ऑफ शेयर्स के ऊपर कौन कौन से इंपॉर्टेंट बुक है, इशू कर रहे हो शेयर, करोड़ों लोगों की मतलब पैसा यहाँ पे फंसा हुआ है, बहुत सारे लोगों की, हजार लोगों की करोड़ों पैसा फंसा हुआ है, उनका इंटरेस्ट प्रोटेक्शन मतलब हो सके, इसलिए बहुत सारे काफी स्टैट्यूटरी बुक्स आपको मेंटेन करने पड़ जाएंगे। तो वो कौन कौन से बुक्स शेयर्स इशू के हिसाब से मेंटेन किए जा रहे हैं, वो चीज देख लो। रजिस्टर्स एंड डॉक्यूमेंट्स रिलेटिंग टू द इशू ऑफ शेयर्स, सबसे पहले शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट बुक, एप्लीकेशन कितना आया, अलॉटमेंट कैसे किए, शेयर कॉल बुक, कॉल किस हिसाब से चल रहे, सर्टिफिकेट बुक, तो जिसको जिसको सर्टिफिकेट मिला, किसको सर्टिफिकेट ना मिला, क्यों चेंज करवाया, सर्टिफिकेट इशू वाला एक तो बुक होता है, समझ में जिसको इस, अरे आप जैसे सीएलसी लेते हो ना बाबू, सीएलसी लेने पे एक तो रजिस्टर होता है, देखे हो कि नहीं, उस रजिस्टर में आप क्या करते हो, साइन करते हो, तब जाके कुछ सीएलसी मिलता है, लाइक दिस सर्टिफिकेट बुक, ठीक है। या फिर जब भी आपको मिलता है पीसीए मिलता है ना, प्रोविजनल सर्टिफिकेट कॉम मार्कशीट,
पीसीएम अभी लेकर के आप जाओगे तो वहाँ पे एक तो आपको रजिस्टर्स मिल जाएंगे, उसमें साइन करना पड़ जाएगा, फिर कोई भी कागज फॉर्म ऐसे भरोगे तो उसको कहा जाता है सर्टिफिकेट। फिर रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, रजिस्टर ऑफ मेंबर ऊपर भी कवर है। शेयर ट्रांसफर बुक, जो जो ट्रांसफर करवाए किसके नाम पे था क्या था, फिर उसके बाद जाकर के किसके नाम पे हुआ कितना हुआ। शेयर ट्रांसफर बुक, फिर डिविडेंड रजिस्टर, ठीक है ना, किस साल कैसा डिविडेंड बांट रहा है, उसका रेट ऑफ रिटर्न कितना था क्या, फिर कितना डिविडेंड पार्ट है, उसका रूल्स रेगुलेशन कंप्लाई हुआ कि नहीं, ये सारे के सारे डिविडेंड रजिस्टर में मेंटेन होते रहेंगे। अभी सुनिए, जितना सर आप सुनिए, इतना रजिस्टर उतना रजिस्टर, कुछ भी पेपर में मेंटेन नहीं होता है, कुछ भी रजिस्टर में मेंटेन नहीं होता है इन रियलिटी। आप ये लिखोगे नहीं, हम जो बोल रहे हैं ये लिखोगे नहीं, कुछ भी नहीं होता है। आपको जो बताएगा वो चीज लिखोगे। अभी हम बता रहे हैं क्या होता है कंपनी। ये सारे के सारे चीज कौन करते हैं, ये सारे चीज मर्चेंट बैंक, समझ रहे, मर्केंट बैंक्स हैं, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। उन लोग क्या करते हैं, एजेंसी ले रखते हैं कंपनी के, और वो ही सारे के सारे ये बुक्स, सर्टिफिकेट बुक, रजिस्टर, ट्रांसफर, ये बुक्स, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट बुक, ये सब कुछ वो मेंटेन करते हैं। मर्केंट बैंक जैसे कि आईसीआईसीआई बैंक, समझ में, आईसीआई बैंक में पैसा रखा जाता है, वहां में आईसीआईसीआई बैंक का मर्केंट बैंकिंग एक तो सेक्शन है, समझ रहे हो, वो सब पूरा बहुत ही अलग है वो। तो वही काम करवाते हैं आपकी, समझ में, दिस इज द थिंग्स। या फिर कोई सीए फार्म्स होते हैं, वो आपकी एजेंसी ले जाते हैं, वो फार्म्स क्या करते हैं, ये सारे के सारे बुक्स मेंटेन करके रखते हैं। कैसे कैसे कैसे, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के जरिए, समझ में आई बात, एप्लीकेशन के जरिए वहां पे लिख करके मेंटेन करके इसको रखते हैं। लेकिन रखना पड़ेगा आपको, लो यहाँ पे कहीं पे भी नहीं कहता कि आप फिजिकली कर करके आप कैसे भी कर सकते हो। एनुअल रिटर्न क्या है देखो, एनुअल रिटर्न, रिटर्न जहां पे लिखा होगा ना उसका मतलब वापसी नहीं। एनुअल रिटर्न, इस रिटर्न का मतलब क्या होता है, फाइलिंग ऑफ रिटर्न, समझ में आई बात। अरे पेन को क्या हो जाता है, फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स, जितने जितने सारे आपके डॉक्यूमेंट्स है, वो डॉक्यूमेंट्स को साल में किसी ना किसी अथॉरिटी के पास जमा करना पड़ता है। तो इसको जो फाइलिंग करोगे उसको रिटर्न कहा जाता है। जैसे कि इनकम टैक्स रिटर्न आप लोग सब पढ़े हो, आईटीआर पापा जी भरते हैं, आईटीआर इनकम टैक्स रिटर्न मतलब इनकम टैक्स वापसी मिलता है नहीं, ऐसा नहीं। इनकम टैक्स रिटर्न का मतलब इनकम्स के सारे चिट्ठे, इनकम्स की डिटेल्स एक्सेट्रा, ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आईटीडी को दिया जाता है। इसको कहा जाता है, वो फाइल को कहा जाता है आईटीआर, इनकम टैक्स रिटर्न, और वो भी ऑनलाइन होता है, ठीक है ना। दिस इज द थिंग। तो रिटर्न का मतलब हमेशा होता है फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। आज से लॉ में ये चीज सीख जाए। तो जहां पे सेक्शन 92 कंपनी 2013 की बात है, तो जो भी कंपनी है, सारे के सारे कंपनी, एवरी कंपनी शुड प्रिपेयर एन एनुअल रिटर्न इन फॉर्म प्रिस्क्राइब बाय द कंपनीज एक्ट। जैसे कंपनी एक्ट की फॉर्म प्रिस्क्राइब किया उस हिसाब से भरोगे, साइंड बाय ए डायरेक्टर, एक डायरेक्टर साइन करेगा उसको, एंड द कंपनी सेक्रेटरी, दो चीजें, ए डायरेक्टर एंड कंपनी सेक्रेटरी। कंपनी सेक्रेटरी बनने के लिए आपको सीएस पढ़ना पड़ेगा, कंपनी सेक्रेटरी का पढ़ाई करना पड़ेगा। और वेयर देयर इज नो कंपनी सेक्रेटरी बाय ए कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस, समझ में बात। या तो आपकी कंपनी में सेक्रेटरी होने चाहिए परमानेंट, नहीं है तो जो सीएस पढ़ करके अभी प्रैक्टिस कर रहा है, ऑफिस खोल के दफ्तर खोल के जो प्रैक्टिस करे उन पे साइन करवा दीजिए, करके फिर आपको एनुअल रिटर्न भरना पड़ेगा आपको, ठीक है। फाइलिंग करोगे, क्या चीज लिखा है, प्रोवाइडेड दैट इन रिलेशन टू द वन पर्सन कंपनी, और ये गवर्नमेंट को ये सारे के सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनुअल रिटर्न दाखिल करना पड़ेगा। आगे देखो, वन पर्सन कंपनी जहाँ पे है या फिर स्मॉल कंपनी है, वहाँ वहाँ का तो डायरेक्टर सब कुछ तो एक चीज है ना, या फिर स्मॉल कंपनी है तो जहाँ वहाँ पे एनुअल रिटर्न शुड साइंड बाय द कंपनी सेक्रेटरी ही साइन करेगा, ठीक है। आप वन पर्सन कंपनी है तो सेक्रेटरी रख सकते हो, ऐसा कोई बात नहीं, सेक्रेटरी डायरेक्टर नहीं है। कंपनी सेक्रेटरी सिंपली एम्प्लॉय, समथिंग लाइक एम्प्लॉय, उसके पास शेयर होगा कोई जरूरत नहीं है। कंपनी सेक्रेटरी नौकरी है, तो आप वन पर्सन कंपनी मतलब एक ही जन डायरेक्टर हो, एक ही जन शेयर होल्डर हो, ठीक है, लेकिन सेक्रेटरी तो रख ही सकते हो ना। तो सेक्रेटरी साइन करेगा, आप साइन करोगे, सीधी बात। और वेयर देयर इज नो कंपनी सेक्रेटरी बाय द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, अगर ओपीएस होगा तो खुद ही करोगे साइन, अगर स्मॉल कंपनी होगा तो कोई एक डायरेक्टर कर देगा। एनुअल रिटर्न फाइल होने चाहिए रजिस्ट्रार के साथ, समझ में बात, आरओसी के साथ 60 दिन के अंदर है, फ्रॉम द डे ऑन व्हिच द एनुअल जनरल मीटिंग इज हेल्ड। जिस दिन एजीएम हो रहा है उस दिन से 60 दिन के अंदर ही ये दाखिल हो जाना चाहिए, किसके पास, आरओसी के पास। जहां पे एनुअल जनरल मीटिंग नहीं हो पाया होता है, ठीक है ना, यही बात है, आपको कहा जाएगा, आपको टाइमलाइन दिया जाएगा कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम 15 मंथ्स के अंदर एजीएम कंडक्ट आपको करवाने पड़ेंगे, 21 डेज नोटिस दे करके। ठीक है, आप नहीं कर पाए, समझ में बता, आपसे नहीं हुआ तो बाबू अभी बात क्या है, फिर भी 60 दिन के अंदर है, जिस दिन एजीएम होने वाला था, जिस दिन एजीएम होने वाला था एनुअल जनरल मीटिंग, उस दिन से 60 दिन के अंदर आप आरओसी को भर दोगे, सब्जेक्ट टू एजीएम क्यों नहीं हुआ,
वो रीजन्स आप दिखाओगे आरओसी को, ठीक है, यही बात है। आरओसी का मतलब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, कंपनी की रजिस्टरिंग अथॉरिटी है वो, ठीक है। तो फाइनल अकाउंट्स की बात अभी आगे, तो फाइनल अकाउंट्स में क्या चीजें देखो, सेक्शन 129, तो 128 में इतने सारे रूल्स रेगुलेशन जो भी है वो थे, 129 फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर अभी आ जाते हैं, ठीक है। तो फाइनल अकाउंट्स क्या कह रहे हैं, 129 कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है कि एनुअल जनरल मीटिंग कंपनी में द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपनी शुड ले फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिफोर द कंपनी। जितने भी सारे मेंबर्स वहां पे बैठे होंगे, सारे के सारे मेंबर्स के सामने फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट किए जाएंगे। समझ में आई बात, यही लॉ है डायरेक्टर्स के द्वारा। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट 240 डेफिनेशन के हिसाब से क्या है, अकॉर्डिंग टू एक्ट 2013 इंटर अलिया includes, this is the things, इंटर आलिया मतलब दिस इज व्हाट इंक्लूड्स विथ अदर्स, इसका मतलब वही इंटर आलिया मतलब दिस इज व्हाट इंक्लूड विथ अदर्स, ठीक है, यही बात है। उसके समेत, उसके सहित, ये भी एक दूसरे को लेके, यही बात है। तो देखो यहाँ पे क्या क्या चीज ऐड हुए हैं, a balance sheet at the end of the financial year, number one, profit loss account, or in case of a company carrying on any activity not for profit, जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट कौन बनाएगा, जो प्रॉफिट कंपनी है। अगर नॉन प्रॉफिट कंपनी है तो वो क्या बनाता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, समझ में आए। तो दूसरे खाते हो गए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आपको दिखाना होगा। सबसे पहले बैलेंस शीट, सबसे पहले बैलेंस शीट आता है, याद रखो। लेकिन इन रियलिटी पीएल अकाउंट नहीं बनाओगे तो बैलेंस शीट कैसे बनेगा, बनता पीएल अकाउंट पहले है, लेकिन फर्स्ट बैलेंस शीट लो दिखता है, इसके बाद जाकर के प्रॉफिट लॉस अकाउंट दिखता है। फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट, सीएफएस, इसको पूरा रट लो। कैश फ्लो स्टेटमेंट फाइनेंशियल ईयर का जो भी हो रहा है, कैश फ्लो स्टेटमेंट सिंपल, कितना पैसा आ रहा, कितना पैसा जा रहा फार्म से, उसको एक सिस्टमेटिकली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के हिसाब से बना करके तीनों हेड्स में प्रेजेंट करना पड़ता है, उसको कैश फ्लो स्टेटमेंट कहा जाता है। ये भी आजकल बड़े कंपनियों के लिए मैंडेटरी है, छोटी कंपनियों के लिए नहीं। स्टेटमेंट चेंजेस इन इक्विटी, स्टेटमेंट चेंजेस इन इक्विटी का क्या मतलब हुआ, फंड्स फ्लो स्टेटमेंट, इसको पहले कहा जाता था फंड्स फ्लो स्टेटमेंट। हम बताए थे ना वो, हम बताए थे पहले, याद रखो, फंड कुछ और है और कैश कुछ और है, हमेशा बताए थे। फंड हमेशा लाइबिलिटी होते हैं, क्लास जो अटेंड नहीं करेगा, खुद को जो पंडित समझते उन लोग अपना देख ही लेंगे, हम तो सवाल यही सब पूछेंगे इस बार। तो लाइबिलिटी ये चीज है, फंड है, और यहाँ पे जो कैश है वो एसेट है, समझ में, ये एसेट है, दिस इज द थिंग। अभी कैश फ्लो स्टेटमेंट का मतलब होता है कहां से लिक्विडिटी आ रहा है जा रहा है, फंड्स फ्लो स्टेटमेंट का मतलब कहां से कैपिटल आ रहा है कैपिटल जा रहा है, नथिंग टू डू विद द पैसा। हो सकता है कैपिटल बहुत है लेकिन पैसा नहीं है, ऐसा भी हो सकता है ना, एग्जांपल देंगे, दीजिए सर। इक्विटी शेयर इशूड फॉर लैंड, आप बताओ पैसा आया क्या, इक्विटी शेयर इशूड फॉर लैंड, जर्नल एंट्री क्या होना है, लैंड अकाउंट डेबिट, समझ में आएगा। तो फिर जमीन आप ले रहे हो तो जमीन अकाउंट डेबिट, लैंड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट। अब बताओ, कैपिटल तो आ गए, एसेट भी आ गए, लेकिन पैसा कहाँ आया, अब समझ में आ रहा है धीरे धीरे। कैपिटल जा ही जाएगा, कैपिटल जा भी सकता है लेकिन हो सकता है पैसा नहीं जाएगा, कैसे, कैपिटल रिडेम्पशन बाय कन्वर्जन, खत्म, रिडेम्पशन कर देंगे हम कैपिटल कन्वर्ट करके। मतलब पहले से इक्विटी शेयर कैपिटल थे, अभी ऐसा तो नहीं होता है, इन रियलिटी ऐसा तो नहीं होता है, पहले से मानो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल थे, अभी इक्विटी शेयर कैपिटल हो गए, या तो मानो पहले से डिवेंचर्स थे, अभी इक्विटी शेयर कैपिटल हो गए। कैपिटल बढ़ रहा है घट रहा है, लेकिन पैसा कहाँ आ रहा है, एक कैपिटल से दूसरा कैपिटल कन्वर्ट हो गया। तब अब फंड्स कुछ और है, कैश कुछ और है, अब समझ में आ गई बात। तो कैपिटल किस तरह बदलाव हुआ, कैपिटल का इंक्रीज डिक्रीज कैसे हुआ, उसको कहते हैं चेंजेस इन इक्विटी। पैसों का किस तरह बदलाव हुआ, उतार चढ़ाव हुआ, उसको कहते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। ये दोनों अगर ये एप्लीकेबल है, ये सबके लिए मैंडेटरी नहीं है। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी सबके लिए मैंडेटरी नहीं है, कैश फ्लो स्टेटमेंट भी सबके लिए मैंडेटरी नहीं है, आगे पढ़ेंगे। एनी एक्सप्लानेटरी नोट अगर कुछ चाहिए, एनेक्स टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ एनी डॉक्यूमेंट रेफर्ड इन, ऊपर है चार, ये चारों को दर्शाने के लिए कोई अगर एक्सप्लानेटरी स्टेटमेंट या फिर नोट्स चाहिए तो वो नोट्स टू अकाउंट्स भी दरकार है। प्रोवाइडेड दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू ओपीसी, वन पर्सन कंपनी, स्मॉल कंपनी एंड द डोरमेंट कंपनी may not include कैश फ्लो स्टेटमेंट। समझ में आई बात। तो छूट किसको है, थोड़ा एक्सक्लेमेशन किसको है, राहत किसको मिलेगा, अगर वन पर्सन कंपनी है, या तो स्मॉल कंपनी है, या तो डोरमेट कंपनी है। डोरमेट कंपनी का मतलब वो एक्टिव कंपनी नहीं। स्मॉल कंपनी कौन है, डोरमेट कंपनी कौन है, वन पर्सन कंपनी कौन है, आप पढ़ चुके हो, नहीं तो थोड़ा गो थ्रू कर दोगे।
यहाँ पे हमको अकाउंट्स भी पढ़ाना है आगे। उनको क्या होगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स में छूट है, अगर वो चाहते हैं तो सीएफएस जमा करे, नहीं चाहते हैं तो सीएफएस जमा नहीं करे, कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो लिख दिए हैं, जहाँ पे बोल्ड लिखा होगा, डिफरेंट कलर में लिखा होगा, वो सारे के सारे मेरा नोट्स होते हैं। तो अमेंडमेंट क्या हुआ है, अमेंडमेंट अभी हुआ था रिसेंटली, चैप्टर 1 क्लोज 40 के हिसाब से सेक्शन 2 में अन एग्जेम्पशन दिया गया है बाय नोटिफिकेशन 13 जून 2017 को नोटिफिकेशन दिया गया था, जहाँ की अंडर सेक्शन 162 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 टू ए स्टार्टअप प्राइवेट कंपनी बिसाइड्स वन पर्सन कंपनी। ठीक है ना, स्टार्टअप प्राइवेट कंपनी, कोई स्टार्ट हुआ प्राइवेट कंपनी बिसाइड्स वन पर्सन कंपनी, स्मॉल कंपनी एंड डरमाट कंपनी। As per the amendment, a startup private company is not required to include the cash flow statement in the financial statement। ठीक है, थोड़ा बहुत प्रोविजन है, कोई एक स्टार्टअप हुआ है, स्टार्टअप प्राइवेट कंपनी, फिर वो भी लॉ में लिखा हुआ है कि किसको कहेंगे स्टार्टअप प्राइवेट कंपनी, वो क्या क्या कंडीशंस फुलफिल होंगे तो स्टार्टअप कंपनी कह जाए, उतना तक आपको याद रखना नहीं है। यहाँ पे स्टार्टअप प्राइवेट कंपनी कुछ है, छोटा कंपनी है, अभी शुरू हुआ है, तो उस पर ऊपर उतना ज्यादा प्रेशर नहीं दिए जाएंगे, वो कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं देता है तो चलेगा। इन शॉर्ट आपको क्या समझ आया, सबके लिए ये सब मैंडेटरी है, ये सारे के सारे मैंडेटरी हैं। बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस एंड नोट्स टू अकाउंट्स मैंडेटरी है, कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड फंड्स फ्लो स्टेटमेंट जो है, बस चेंजेस इन इक्विटी ये दोनों मैंडेटरी नहीं है सबके लिए। ठीक है, फिर लिखा होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू वन पर्सन कंपनी, स्मॉल कंपनी, डोरमेट कंपनी, ये बता चुके हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए रिक्वायरमेंट्स क्या है, इट शुड गिव ए ट्रू एंड फेयर, ट्रू एंड फेयर। अब ट्रू एंड फेयर है कि नहीं वो कमिश्नर चेक करेंगे, समझ में ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ द कंपनी आज द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर के एंड तक आपको ट्रू एंड फेयर व्यू जो भी आपकी कंपनी में सारे के सारे आप रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जरिए, क्योंकि कोई भी देखेगा तो आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ना चेक करेगा, उसके पास थोड़ी टाइम है कि आपका एक एक ट्रांजेक्शन चेक करेगा। आप समझ में आ रहा है, धीरे धीरे एक एक ट्रांजेक्शन चेक वो तो नहीं कर सकता ना, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही रिफ्लेक्शन ऑफ, दिस इज द रिफ्लेक्शन ऑफ समराइज स्टेटमेंट ऑफ ऑल द ट्रांजेक्शंस मेड in a particular year। Understand the point? करो जल्दी। ठीक है, आगे देखो। नेक्स्ट इज प्रोविजंस एप्लीकेबल, तो कौन कौन से प्रोविजंस यहाँ पे एप्लीकेबल होने हैं देख लो, कोई बात नहीं। हाँ ऐसा भी बात है, थोड़ा सा मेरा ध्यान से सुन लो। जब पढ़ा रहे तो आप ठीक है, आपका किसको कभी चाहिए होगा, जो चाहिए होगा उसको नोट करके ले जाओ, इसमें कुछ चीजें हैं जो लिखे नहीं हुए हम बता रहे हैं, उसको नोट करके ले जाओ, या फिर डिटेल नोट ये सब है ही, अगर उसमें से कैप्चर करना चाहते हो ठीक है कर सकते हो, लेकिन डिस्टर्ब ना हो, वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, डिस्टर्ब ना हो, या तो एक बार कैप्चर इसको देखो, इसको फ्लो कर ही जाओ जो पढ़ा रहे हैं, उसके बाद तो है ही ना, अवेलेबल तो हो रहा है, उसमें ले जाओगे, कौन सा बड़ा बात है। अंडरस्टैंड द पॉइंट, तो जब थोड़ा सा टाइम मिल रहा है उस टाइम कैप्चर कर दो, या तो नहीं तो हम जब पढ़ा ही रहे हैं तो उसमें डिस्टर्ब मत करो। अंडरस्टैंड द पॉइंट, इसी द थिंग्स जो आपकी मर्जी। अंडरस्टैंड, प्रोविजन एप्लीकेबल, लेकिन वो बिना पेन कॉपी पेपर लेकर के कभी मत बैठा करो, बेशरम कहलाते हो आप लोग। प्रोविजंस एप्लीकेबल, देखो क्या क्या प्रोविजंस वो एप्लीकेबल होने हैं। स्पेसिफिक एक्ट इज एप्लीकेबल, फॉर इंस्टेंस मान करके चलो इंश्योरेंस कंपनी है, बैंकिंग कंपनी है, या एनी अदर क्लास ऑफ कंपनी फॉर विच ए फॉर्म बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस अकाउंट हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड अंडर द एक्ट गवर्निंग सच क्लास ऑफ कंपनी। सुनिए जो बता रहे हैं, तो जो भी हमारा आगे अभी जैसे हम थोड़ा सा बताए, जो कॉमन एक काम करते हैं, नोट करके रखो, ठीक है, नोट करके रखो जिसको जो रिक्वायरमेंट है, तो बाद में एक एक करके आप पूछोगे हम दिखा देंगे, अभी डिस्टर्ब हो रहा है फालतू में, ठीक है, कोई बात नहीं। अब आप ये इसको नोट करके रखो, याद करके रखो, टाइम हो रहा है पसंद नहीं, आगे देखो। तो यहाँ पे क्या लिखे हम, प्रोविजंस एप्लीकेबल, स्पेसिफिक एक्ट एप्लीकेबल, इंश्योरेंस कंपनी है, बैंकिंग कंपनी है, याद रखो इंश्योरेंस कंपनी है, बैंकिंग कंपनी, कभी कभी इलेक्ट्रिक कंपनी भी हुआ करता था, या फिर कोई भी कंपनियां जो नोटिस देंगे या तो उसके लिए स्पेशल फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस अकाउंट दे रखे हैं, उनके लिए स्पेशल बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस अकाउंट जो फॉर्मेट होंगे कंपनी एक्ट में उसको फॉलो किए जाएंगे, वो कॉमन बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस अकाउंट के हिसाब से नहीं होना है।
समझ में आई बात। तो जो इंश्योरेंस कंपनी है, जो बैंकिंग कंपनी है, या फिर जो भी कंपनी आगे नोटिफाई करके रखे हैं गवर्नमेंट, समझ में आई बात, कंपनी एक्ट जो भी जिसको नोटिफाई करके रखा है, वो सारे के सारे स्पेशल फॉर्मेट्स यूज करेंगे, कॉमन फॉर्मेट्स वो लोग यूज नहीं कर सकते हैं। समझ में आई बात। उनको छोड़ करके, ये सारे को छोड़ करके, नोटिफाइड कंपनी एंड इंश्योरेंस बैंकिंग कंपनी को छोड़ करके बाकी जितने भी कंपनी रहे वो सारे के सारे बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे एज पर द पार्ट 1 ऑफ द शेड्यूल 3। शेड्यूल 3 कंपनीज एक्ट के अंदर में है, एक तो सेक्शन है, बहुत बड़ा शेड्यूल है जिसके अंदर में पार्ट 1 2 3 पॉसिबल है उसके हिसाब से, एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे पार्ट 2 के हिसाब से शेड्यूल 3। समझ में आई बात। तो यहाँ पर अगर शेड्यूल 3 हम लिखें तो सबसे पहले क्या आता है, पार्ट 1, ठीक है ना, लेकिन पार्ट 1 में बैलेंस शीट है, इसको याद रख करके चलोगे। और पार्ट 2 में उसका नाम है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जो बचपन से प्रॉफिट लॉस अकाउंट के हिसाब से सुनते आ रहे हो, कंपनी में उसका नाम होता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो पार्ट 1 में बैलेंस शीट है, पार्ट 2 में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट है, शेड्यूल 3 के हिसाब से चल रहे हैं। 129 सेक्शन के हिसाब से अभी हम पढ़ रहे हैं, सारे के सारे प्रोविजंस लिखे हैं 128 में स्टैट्यूटरी बुक्स के, और स्टेटमेंट कैसे बनाओगे उसमें 129 के हिसाब से लिखे हुए, जो कि आपको याद रखने चाहिए। आगे देखो, पॉइंट्स दिमाग में रखना चाहिए जैसे कि फाइनल अकाउंट्स बनाने जा रहे हो। तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट्स ऑफ द शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनी एक्ट, ये याद रखोगे। शेड्यूल 3 फॉर्मेट्स दिए हुए हैं जो कि हम अगले क्लासेस में डिटेल दिखाएंगे और उस हिसाब से प्रॉब्लम सॉल्व करके आपको देंगे। फिर आगे देखो, कंपनीज एक्ट के शेड्यूल 3 के हिसाब से आप बनाओगे, और अदर स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट जो भी होगा। नेक्स्ट इट और क्या याद रखोगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो कि एमसीए दे रखे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो सिर्फ और सिर्फ प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट नहीं होता है, कंपनीज एक्ट के हिसाब से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को भी आपको फॉलो करना पड़ जाएंगे। समझ में आई बात। जितने भी सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है फॉलो करना पड़ जाएंगे। कभी वो 32 हुआ करता था, फिर 31 हुआ, फिर 29 हुआ। आजकल कितना डिडक्ट होकर के और बचा हुआ है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमको याद नहीं है। समझ में आएगा। तो कुछ एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको याद रखने भी पड़ेंगे। जैसे होता है ना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 अकाउंटिंग फॉर इन्वेंटरीज, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 कैश फ्लो स्टेटमेंट्स लाइक दिस। ऐसे जो जो इंपोर्टेंस है कम से कम 15-20 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी आप याद रखते हो। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो दे रखे हैं आईसीएमसीए के द्वारा, उसको भी याद रखोगे। नेक्स्ट, स्टेटमेंट एंड गाइडेंस नोट्स इशूड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। अगर आईसीएआई जो स्टेटमेंट और गाइडेंस जो नोट्स जारी किए हैं उसको भी फॉलो करोगे, व्हिच आर नेसेसरी फॉर अंडरस्टैंडिंग द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट वैल्यूएशन डिस्क्लोजर as suggested by the ICAI अकाउंटिंग इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। समझ में आई बात। जैसे बाबू आरबीआई इज द बैंकर्स बैंक ही नहीं है। आरबीआई क्या होता है, सारे बैंकर्स का वो बैंक है, बैंक सारे बैंक के वो पिताजी हैं आरबीआई। सिर्फ यही नहीं, आरबीआई इज द फाइनेंशियल एडवाइजरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। समझ में आई बात। आरबीआई इज द फाइनेंशियल एडवाइजरी बॉडी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कल सुबह कैसे चलेगा, उसका अगर पैसा क्राइसिस हो जाता है तो फिर आरबीआई उसको संभालेगा। लाइक दिस, कल सुबह जाकर के इंडिया में अकाउंट्स कैसे चलेंगे उसको गाइडलाइन कौन इशू कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ आईसीएआई, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। समझ में। इसका मतलब यही नहीं हुआ कि वही जो कहेगा वही, ऐसा बात नहीं है। नोटिस, क्योंकि गवर्नमेंट अभी तक उसको रिकॉग्नाइज किया है कि आईसीएआई अकाउंटिंग एडवाइजरी ऑफ द इंडिया। समझ में आई बात। तो उस हिसाब से नोट्स गाइडेंस जारी होंगे। अंडरस्टैंड द पॉइंट। तो अपेक्स अकाउंटिंग के ऊपर देखा जाए तो अपेक्स बॉडी अभी तक आईसीएआई है। समझ में। पढ़ना है तो आपको पढ़ो, कोई बात नहीं। तो सिर्फ और सिर्फ आईसीआई स्टूडेंट को ग्रेजुएट करता है ऐसा नहीं है। आईसीआई नॉट ओनली द इंस्टीट्यूट ऑफ ग्रेजुएटिंग द स्टूडेंट्स, not only the institution for providing the CA courses. ICAI is itself a autonomous body which issues the guidelines how accounts to be maintained in India. समझ में आई बात। नेक्स्ट, तो फिर और क्या लिखे हुए देखो, सेक्शन 133 के हिसाब से कंपनी एक्ट में इट इज मैंडेटरी टू कंप्लाई विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। टाइम टू टाइम जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहा जाएंगे उसको भी आपको आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इनकॉर्पोरेट करने होंगे, तब जाकर माननीय होगा। शेड्यूल 3 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 में क्या है अभी देख लेते हैं। ठीक है, बहुत दिन से बात हो रहा है। शेड्यूल 3 के पार्ट 1 में बैलेंस शीट है, पार्ट 2 में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस है। ठीक है, तो सेक्शन 129 के हिसाब से कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड गिव ए ट्रू एंड फेयर व्यू देना चाहिए स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ द कंपनी के जो भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, और ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को मेंटेन करके चलना है। फिर से बता रहे हैं, शेड्यूल 3 में ये चीज लिखा हुआ है। सेक्शन 133 के हिसाब नोटिफाइड अंडर द 133, उसके हिसाब से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करना है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करोगे, ये सेक्शन 133 में लिखा है।
एंड शुड बी इन द फॉर्म ऑफ आज मे बी प्रिस्क्राइब्ड द डिफरेंट क्लास एंड क्लास ऑफ द कंपनी। जैसे हम बताए बैंकिंग कंपनी और इंश्योरेंस कंपनी, इनके लिए एकदम स्पेशल होता है बैलेंस शीट। वो बैलेंस शीट अगर स्पेशलाइज्ड अकाउंटिंग पढ़े हो तो ही आपको पता है। आजकल वो सारे सब्जेक्ट नहीं होते हैं, आजकल गवर्नमेंट भी लेजी हो गया और स्टूडेंट भी लेजी हो गए। हम जो पढ़ते थे संसार के जितने प्रकार के अकाउंट्स है वो बीकॉम में ही पढ़ लिया करते थे। तो उस टाइम में हम पढ़े हैं इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट्स कैसे होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी में इंश्योरेंस कंपनी का अकाउंट्स कैसे होता है, और बैंकिंग कंपनी का अकाउंट्स कैसे होता है। वो आम कंपनी के हिसाब से नहीं चलता है, उनका स्पेशल है, ठीक है। वो अगर करोगे तो उस हिसाब से इन द शेड्यूल 3 अंडर द एक्ट, और ये एक चैप्टर में दिया हुआ है, लास्ट में लिखा हुआ शेड्यूल 3 दिया हुआ है। डिविजिबल प्रॉफिट किसको कहेंगे, ठीक है। अभी वो तो स्टेटमेंट हो गया, अभी देखो डिविजिबल प्रॉफिट और डिविडेंड्स, ये दोनों के ऊपर अभी तक बात होने हैं। पेज 17 चल रहे हैं, आगे तो बहुत ही कुछ। वन ऑफ द इंपोर्टेंट फंक्शन ऑफ द कंपनी अकाउंटिंग इज टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट जो कि आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो शेयर होल्डर को आज ए डिविडेंड। ये जरूरी है क्योंकि अमाउंट प्रॉफिट जो भी हुआ वो सारे के सारे प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जो भी हुआ डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकते हो डिविडेंड के साथ। कुछ एक पैसा तो रखना भी होगा ना बाबू, कुछ एक पैसा तो रखना भी होगा कंपनी की ग्रोथ के लिए। समझ में आई बात, दिस इज द थिंग। तो अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड करता है नंबर ऑफ फैक्टर्स, जैसे कि देयर कंपोजिशन। समझ में आई बात। तो आपके प्रॉफिट के अंदर क्या है, अगर फ्री रिजर्व है तो बांट सकते हो, कैपिटल रिजर्व या फिर नॉन कैश रिजर्व है तो उसको नहीं बांट सकते। तो डिपेंड करता है आपके प्रॉफिट के अंदर कंपोजिशन क्या है, कितना प्रोविजन आप बनाना चाहते हो, उसके ऊपर अप्रोप्रिएशन कितना करना पड़ेगा लॉ कह रहा है, उसको मान करके ही आप काम कर सकते हो। आपका प्रायोरिटी क्या है, समझ में आएगा। तो जितना भी प्रॉफिट होता है कंपनी में सारे के सारे डिविडेंड के हिसाब से आप नहीं बांट सकते, ये लॉ कह रहा है। आगे देखो डिविडेंड का ही मतलब क्या है, ठीक है ना, यही बात है। तो ए डिविडेंड इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविजिबल ऑफ प्रॉफिट। आपकी जितने भी डिविजिबल प्रॉफिट है उसमें से जो डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है उसको डिविडेंड कहा जाता है कंपनी। अमंग द मेंबर्स मतलब शेयर होल्डर्स के अंदर जो बांटे जाते हैं अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय द ईच ऑफ कंपनी। और डिविडेंड कैसे बांटोगे, जिसके पास जितना शेयर होगा उस हिसाब से, ईच ऑफ देम इन द कैपिटल ऑफ द कंपनी एंड द राइट्स अचेटिंग सॉरी 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 एंड द राइट्स अटैचिंग देयर टू। समझ में आई बात। आपकी शेयर जिस हिसाब से होल्डिंग है और जिस हिसाब से आपकी कंपनी में राइट्स है उस हिसाब से आपको डिविडेंड मिल जाने हैं, ठीक है ना, वही बात। Such distribution may or may not entail a release of assets. It would be where distribution involves payment of cash. Understand the point? This is the thing. पूरा चीज बता दे रहे हैं. But when profits are capitalized and the amount of distribution is applied towards the payment of bonus share issued free to the shareholders, no part of assets of the company can be said have been released in. In such a cases, profits are only capitalized, thereby increasing of the paid up capital of the company. The company does not give up any assets. कहाँ पे क्या चीज लिखी है देखो कंपनी में, ठीक है ना। रिलीज ऑफ एसेट्स के हिसाब से आप डिविडेंड दे सकते हो या तो फिर कैश डिविडेंड भी दे सकते हो, कैश के हिसाब से डिविडेंड दे सकते हो। अभी कौन सा कंडीशन से यहाँ पे ये रिलीज ऑफ एसेट्स हो सकता है नहीं हो सकता, प्रॉफिट जब कैपिटल हो रहा है, प्रॉफिट्स कैपिटलाइज हो रहा है कब होता है, जब बोनस शेयर इशू होता है। तो ये इशूड फ्री टू द शेयरहोल्डर्स, ये फ्री में इशू किए जा रहे हैं। सो नो पार्ट ऑफ द एसेट ऑफ द कंपनी कैन बी सेड टू हैव बीन रिलीज सिंस। अंडरस्टैंड द पॉइंट। In such a case, profits are only capitalized, thereby increasing the paid up capital of the company. The company does not give up any assets. यहाँ पे बोनस शेयर्स की बात है, बोनस शेयर्स के हिसाब से दिया जा रहा है, वहाँ पे रिलीज ऑफ एसेट्स के हिसाब से डिविडेंड नहीं हुआ, ये चीज हम मान लेते हैं। आज पर तो सेक्शन 235 तो कंपनी एक्ट, देखिए 235 तक का कंपनी एक्ट में डिविडेंड का मतलब क्या है, इसमें क्या क्या इंक्लूड हो रहे हैं, इसी तो थिंग्स डिविडेंड में क्या क्या इंक्लूड हो रहे हैं। अच्छा सॉरी, इसलिए हम सोच रहे ऐसा तो नहीं है। आगे डिविडेंड इंटरिम डिविडेंड आल्सो, तो 235 के अनुसार वो कह रहा है कि डिविडेंड इंक्लूड्स कर रहा है इंटरिम डिविडेंड। तो इंटरिम डिविडेंड जो दे रहे हो वो ही डिविडेंड फाइनल डिविडेंड का पार्ट ही है, मान लिया जाएगा। समझ में आई बात। तो अंडर सेक्शन 123 दिस इज द कंपनी नो डिविडेंड शुड बी डिक्लेयर्ड पेड अप बाय द कंपनी इन फाइनेंशियल ईयर एक्सेप्ट। इसका कहने का मतलब है दीज आर द सोर्सेस ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। इसको छोड़ करके और किसी तरह भी कहीं से भी आप फंडिंग नहीं कर सकते हो क्या, डिविडेंड। तो क्वेश्चन में आपको जब आएगा व्हिच आर द सोर्सेस ऑफ पेइंग डिविडेंड, 4 मार्क की क्वेश्चन है, व्हिच आर द सोर्सेस ऑफ पेइंग डिविडेंड, तो ये है। समझ में कहां से आप डिविडेंड दे सकते हो। आउट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी फॉर दैट द फाइनेंशियल ईयर अराइव्ड, आप करंट ईयर प्रॉफिट से दे सकते हो, लेकिन
प्रोवाइडिंग फॉर डेप्रिसिएशन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द सेक्शन 123(2). डेप्रिसिएशन उसमें से माइनस होना चाहिए, समझ में आई बात। तो अगर आपकी कंपनी का प्रॉफिट बिना डेप्रिसिएशन का निकला है तो आप डिविडेंड नहीं दे सकते हो, डेप्रिसिएशन माइनस करके जो प्रॉफिट बचेगा उसके हिसाब से आप डिविडेंड दे सकते हो। आउट ऑफ द प्रॉफिट्स फॉर एनी प्रीवियस ईयर फाइनेंशियल, तो आप प्रीवियस ईयर की प्रॉफिट से भी डिविडेंड दे सकते हो, लेकिन उसमें से भी डेप्रिसिएशन माइनस होने चाहिए, समझ में आई बात। नेक्स्ट, आउट ऑफ बोथ तो करंट ईयर प्रॉफिट, फास्ट ईयर प्रॉफिट, लेकिन दोनों से डेप्रिसिएशन हटा दर पहले से होना चाहिए, हट चुका हुआ है, समझ में आई बात, तब जाकर के उसमें से आप डिविडेंड दे सकते हो। आगे देखो, आउट ऑफ द मनी इज प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से अगर कोई ग्रांट मिला है डिविडेंड देने के लिए तो उस पैसा को यूटिलाइज कर सकते हो। तो क्या हुआ, चार ऑप्शन हुआ, एक तो करंट ईयर प्रॉफिट, फास्ट ईयर प्रॉफिट, या तो दोनों, या तो सीजी और एसजी से जो ग्रांट मिला हुआ है डिविडेंड बांटने के लिए उसको भी यूटिलाइज कर सकते, प्रोवाइडेड दैट कोई भी डिविडेंड नो डिविडेंड पेड बाय इट्स रिजर्व्स अदर देन द फ्री रिजर्व्स, अगर फ्री रिजर्व्स नहीं है तो आप डिविडेंड नहीं दे सकते हो। दैट मींस कि फ्री रिजर्व से ही डिविडेंड दे सकते हो। फ्री रिजर्व्स का मतलब व्हिच आर सेट फ्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज द डिविडेंड, पहले से बहुत चर्चा हो चुका है फ्री रिजर्व्स के ऊपर, आपको पता है जो रिजर्व के अगेंस्ट में कोई लायबिलिटी नहीं होगा या तो उस रिजर्व को कोई यूटिलाइज के लिए नहीं रखा गया हो, जो फ्री है, जो कॉमन पर्पज के लिए खड़ा है, उसको फ्री रिजर्व्स कहा जाता है, उसी में ही आप दे सकते हो। ठीक है, आगे देखो, डिविडेंड फिर आया, डिविडेंड कैन नॉट डिक्लेयर एक्सेप्ट आउट ऑफ प्रॉफिट्स, प्रॉफिट नहीं हुआ है डिविडेंड डिक्लेयर नहीं होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट से ही डिविडेंड आपको देना है। कैपिटल मतलब कहने का मतलब लॉस ही है आपके पास अभी तक, कुल लॉस ही है, नहीं होगा डिविडेंड। कैपिटल कैन नॉट बी रिटर्न टू द शेयरहोल्डर बाय वे ऑफ डिविडेंड, ये भी पहले चर्चा हो चुके हैं। आपका कैपिटल माना 100 रुपया, आप कहोगे एक काम करो हम डिविडेंड इस साल आपको 100 रुपया दे देंगे, चलो आपका सर्टिफिकेट हम ले जाएंगे, नहीं होगा। कैपिटल कैन नॉट बी रिटर्न एज द डिविडेंड, समझ में, कैपिटल कैपिटल रिडक्शन अलग होगा, डिविडेंड डिविडेंड अलग से दिए जाएंगे। डिक्लेरेशन और पेमेंट ऑफ डिविडेंड के लिए क्या रूल्स है, ट्रांसफर टू रिजर्व, डिविडेंड पार्टली पेड, पॉलिसी एडवर्स के ऊपर एक क्वेश्चन है, कंडीशन सिचुएशन डिविडेंड का, दो क्वेश्चन से यहाँ पे होने हैं खत्म। अरे ऐसा कैसा हो गया यहाँ पे, कोई बात नहीं, 10 ही मिनट तो लगेंगे, 10 मिनट नहीं लगते, का कोशिश करते हैं इसको कुछ मिनटों में खत्म कर देंगे, कंट्रोल की। तो ठीक है, स्टे ऑनलाइन, आई हैव चेक्ड अनदर 5 more slides are there, so it will take hard to hard 8 minutes 10 minutes, प्रॉब्लम के साथ है, वेट करो। पानी कहाँ मिलेगा वो, छोड़ दो बाद में किया जाएगा। डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड, देखो पेमेंट डिक्लेयर करोगे और पेमेंट करोगे उसके लिए डिविडेंड, डिविडेंड डिक्लेयर करोगे पेमेंट करोगे उसके लिए भी लॉ है, लॉ। हालांकि मेरा एक लापी खराब हो गया, नया है फिर भी खराब हो गया। तो देखो सबसेक्शन 1 ऑफ द सेक्शन 123, एक कंपनी डिक्लेयर कर सकते हैं डिविडेंड आउट ऑफ द अकोमुलेटेड प्रॉफिट, जो रखा हुआ प्रॉफिट्स ऑन बाय इट इन प्रीवियस ईयर, ट्रांसफर्ड बाय इट टू द रिजर्व, रिजर्व में जो रखे हुए हैं ना अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स उसमें से कर सकते हो। इन द इवेंट ऑफ इनएडिक्वेसी और एब्सेंस ऑफ द प्रॉफिट इन द ईयर, सुनिए अब कब पैसा निकालोगे, मान करके चलो अब 10% डिविडेंड इस बार देना है, आप सोच रहे हो करंट ईयर में प्रॉफिट है तो उसको यूटिलाइज करो, अगर नहीं है तब जाकर के अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से निकाल सकते हो, सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस एज पर द कंपनीज डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड रूल्स 2014। सुनिए कंपनीज एक्ट 2013 जो है वो स्टैटिक है, वो इतना जल्दी चेंज नहीं होता, लेकिन कंपनी का रूल्स जो है यहाँ पे वो कौन सा रूल है, कंपनीज डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड रूल्स 2014, रूल्स हर एक साल आते हैं, हर एक साल आते हैं। तो ये कुछ कंडीशंस दे रखे हैं, ठीक है, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो रेट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर जो भी होगा दैट शुड नॉट एक्सीड द एवरेज रेट ऑफ द average rate at which the dividend was declared by it in 3 years immediately preceding that year। इस साल से पहले जब डिविडेंड डिक्लेयर करने की जो फाइनेंशियल सोचे उससे पहले 3 साल की जो भी डिविडेंड रेट होगा उसको एवरेज कर दोगे, मान करके चलो 12% आया, उससे ऊपर नहीं होना चाहिए, समझ में आई बात, इसके ऊपर नहीं होना चाहिए। तो एवरेज रेट जितना भी 3 साल का हो एक्सीड नहीं होना चाहिए, प्रोवाइडेड दैट दिस सब रूल शुड नॉट कंप्लाई, हाँ जिसका पास्ट प्रॉफिट ही नहीं होगा उसमें ये कंप्लाई नहीं होता है,
पास्ट 3 इयर्स प्रॉफिट का एवरेज लेकर के आपको उसके ऊपर नहीं दे सकते, ये लिखा हुआ है शुड नॉट एक्सीड, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। लेकिन जिसका पास्ट प्रॉफिट ही नहीं है उसके अप्लाई नहीं होता है। टोटल अमाउंट जो भी ड्रॉ करोगे आप अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से, दैट शुड नॉट एक्सीड द 1/10 ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स आज अपियरिंग इन द लाटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सपोज ये है लाटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है ना, ऑडिट किया हुआ है, इसमें कैपिटल प्लस रिजर्व लिखा हुआ है 1 लाख रुपया, समझ में आई बात। तो इस 1 लाख रुपया का 1/10 का मतलब क्या, 10%, कितना हुआ 10,000। तो आप हाईएस्ट 10,000 ही निकाल सकते हो रिजर्व से, रिजर्व से 10,000 रुपया निकाल सकते हो। ये सारे के सारे अभी काम में आएंगे, वो यही समझ करके नहीं आकर के डायरेक्ट जो टूट पड़ते हैं हम, उसमें प्रॉब्लम होता है, समझ में आएगा। तो 1 लाख का 10% कितना हो जाना है 10,000, तो 10,000 आप पास्ट प्रॉफिट से निकाल सकते हो, समझ में आई बात, डिविडेंड देने के लिए 10% ऑफ द कैपिटल प्लस रिजर्व, हम बोले कैपिटल प्लस रिजर्व, ठीक है। आगे देखो, तो अभी जो यूटिलाइज आप कर रहे हो, द अमाउंट ड्रॉन फर्स्ट बी यूटिलाइज टू सेट अप द लॉसेस इनकर्ड इन द फाइनेंशियल ईयर। तो पहले जो अमाउंट ऑफ ड्रॉ किए हो ना 10,000, इसमें से पहले देखो क्या इस साल का कुछ लॉस हुआ है क्या, उसको पहले सेटअप करो, -2,000 चला गया, 8,000 बचा। फिर विच इज डिविडेंड डिक्लेयर बिफोर एंड हो गया, नेक्स्ट विच डिविडेंड डिक्लेयर बिफोर the balance of reserve after such withdrawal should not fall between the 15% of paid up share capital as appearing in the latest audited financial statement। अब तो पैसा उठा लिए कितना 10,000 उठा लिए, मान करके चलो यहाँ पे 20,000 प्रॉफिट था, तो 20,000 से 10,000 आप उठा लिए हो, अभी पैसा बचा कितना है 10,000। ये जो 10,000 पैसा है दैट शुड नॉट बी बिलो, समझ में आई बात, दैट शुड नॉट बिलो द 15% ऑफ इट्स पेड अप शेयर कैपिटल, अंडरस्टैंड द पॉइंट। अभी सिर्फ और सिर्फ शेयर कैपिटल की बात हुआ, तो शेयर कैपिटल मान करके चलो 80,000 है, तो 80,000 का 15% जितना भी होना है, ठीक है ना, 12,000 हो जाना। तो ये 12,000 से नीचे नहीं जाना चाहिए, लेकिन 10,000 हो गया तो ऐसा नहीं हो सकता, आप पैसा नहीं उठा सकते हो, इसमें 2,000 छोड़ना पड़ेगा, समझ में आएगा। फिर से क्या बोले, सबसे पहले देखो, सबसे पहले आप अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से डिविडेंड देने के लिए कितना उठा सकते हो ना, आपका कैपिटल प्लस रिजर्व का 10% उठाने के बाद 15% बचना चाहिए रिजर्व, किसका 15%, कैपिटल का, कैपिटल का 15% फिर भी बचना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिए, हम 15% 80,000 का कैलकुलेट किया, 12,000 होना चाहिए था, 10,000 है तो आपके यहाँ 12,000 छोड़ना पड़ेगा, बाकी पैसा ही आप उठा सकते हैं, ये कंडीशन से। तो प्रॉब्लम ये करना पड़ेगा, नहीं तो भूल कर। कोई भी कंपनी डिक्लेयर नहीं कर सकता डिविडेंड अनलेस कैरिड ओवर प्रीवियस लॉसेस, आप प्रीवियस लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करोगे, एंड डेप्रिसिएशन, लॉसेस को भी कैरी फॉरवर्ड करोगे, डेप्रिसिएशन को भी कैरी फॉरवर्ड करोगे। पढ़े हो ना टैक्स में, या तो पढ़े हो या तो पढ़ोगे, कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस एंड डेप्रिसिएशन, ठीक है। इन द प्रीवियस ईयर आर सेट अप अगेंस्ट द प्रॉफिट ऑफ द करंट ईयर द लॉस और द डेप्रिसिएशन व्हिचएवर इज लेस, समझ में आई बात। करंट ईयर प्रॉफिट से ये एडजस्ट होना है, ध्यान से याद रखो, करंट ईयर प्रॉफिट जो भी है उसमें से एडजस्ट होना है क्या, या तो लॉस या तो डेप्रिसिएशन, इसमें से जो कम होगा, इसमें से जो कम होगा। लॉस है मानो 10,000, डेप्रिसिएशन है 8,000, ये कौन सा लॉस कौन सा डेप्रिसिएशन है ना, अक्यूमुलेटेड मतलब कैरी फॉरवर्ड लॉसेस एंड कैरी फॉरवर्ड डेप्रिसिएशन, जिसको कहते हैं अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन, लास्ट साल जो कि आपका ऑब्जर्व नहीं हो पाया। तो कैरी फॉरवर्ड लॉस और कैरी फॉरवर्ड डेप्रिसिएशन पहले साल का जो चलता आ रहा है उसमें से छोटा जो होगा, कौन है छोटा, डेप्रिसिएशन, ये 10,000 या 8,000, इसको एडजस्ट किए जाएंगे, तब भी आप ठीक है, उसके बाद आप डिविडेंड बांट सकते हो। अगर प्रॉफिट इतना है दोनों को ही कॉम्पेंसेट कर सकते हो तो कर दो। लॉ कह रहा है जो सबसे कम है उसको पहले, व्हिचएवर इज लेस, कैरी फॉरवर्ड लॉस एंड प्रोविजन व्हिचएवर इज लेस, उसको पहले एडजस्ट करो, ठीक है, यही बात है। फिर आगे लिखो ट्रांसफर ऑफ रिजर्व कितना क्या कैसे करोगे, तो बोर्ड डायरेक्टर्स फ्री, आप अप्रोप्रिएट कर सकते हो प्रॉफिट को, ठीक है ना, रिजर्व ट्रांसफर करने के लिए जैसा आप फिट समझो। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए कोई ऐसा रूल्स नहीं है, आप कितना भी अप्रोप्रिएट कर सकते हो, आप ही का ही प्रॉफिट है, आप कंपनी के डेवलपमेंट के लिए कितना भी अप्रोप्रिएट करके रख सकते हो बिफोर डिविडेंड डिक्लेरेशन। लेकिन कंडीशन है अप्रोप्रिएशन ऑफ पार्ट ऑफ प्रॉपर्टी समटाइम मेड अंडर द लॉ, लॉ के हिसाब से भी कुछ एक बार चलता है। फॉर एग्जांपल अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में एक फिक्स्ड परसेंटेज प्रॉफिट का रिजर्व को ट्रांसफर होता है डिविडेंड देने के पहले, बैंकिंग के हिसाब से। Transfer of a part of profit to reserve is also necessary where the company has undertaken at the time of raising of loan that before any part of its profit is distributed, a specified percentage of the profit every year should be credited to a reserve for the repayment of the loan, and until the time of repayment arrives, the amount should maintain invested in a specified manner.
इतना बड़ा सेंटेंस कौन पढ़ता है? ओ भाई, जब भी कंपनी में लोन लेते हो, समझ में बात, कंपनी आज अंडरटेकन एट द टाइम ऑफ रेजिंग लोन, तो आप रिजर्व साथ में रखो। कभी भी कंपनी में आप लोन ले रहे हो, इस लोन को जाकर के 5 साल के बाद आपको पेमेंट करना है बाबू। जब 5 साल के बाद पेमेंट करोगे तो उस दिन ढूंढोगे तो कहाँ पैसा मिलेंगे? जैसे कि रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर याद है कि नहीं? 50 लाख का लोन लिए हो, 5 साल बाद पेमेंट करना है, कहाँ पैसा मिलेंगे? जिस दिन लोन लियो उस दिन से तो रिजर्व बनाओ, रिजर्व पर लोन इसका नाम होगा। तो ये फ्री रिजर्व नहीं होंगे। अब समझ में आ रहा है फ्री रिजर्व कौन है? ये फ्री रिजर्व नहीं रहेगा। तो उस जैसे जैसे 5 साल आता रहेगा वैसे वैसे रिजर्व में हम 50 लाख डाल देंगे। तो ठीक है, जिस दिन 5 साल कंप्लीट हो गया इस रिजर्व से उसको पैसा दे देंगे। तो वही बात है, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। तो ये रिजर्व को फिर अपने पास फंड अलग है बताए थे, इस रिजर्व को अपने पास रखने से तो डेवलपमेंट नहीं होगा। ये कोई बैंक में या फिर म्यूचुअल में इन्वेस्ट कर देंगे जहां पे रिस्क नहीं है, इन्वेस्ट कर देंगे और उसको इन्वेस्टमेंट को बेच करके पैसा दे देंगे। ठीक है, समझ गए? तो अभी अभी समझ रहे हो? तो डिविडेंड डिक्लेरेशन से पहले हो सकता है प्रॉफिट को बहुत उपाय से अप्रोप्रिएशन करेंगे हम। अप्रोप्रिएशन को छोड़ करके ये भी हो सकता है कि आप लॉसेस और एरिया डेप्रिसिएशन को प्रोवाइड एंड टू एक्सक्लूड कैपिटल प्रॉफिट्स एजम्पशन। हाँ, सबसे पहले आप क्या करोगे? ये अप्रोप्रिएशन तो होना ही है, रिजर्व को, जनरल रिजर्व को आप ट्रांसफर करोगे, बिल्डिंग फंड एक्सेट्रा लोन रिजर्व इसमें ट्रांसफर करोगे। उसको छोड़ करके अगर आपकी कोई लॉसेस है या फिर एरियर डेप्रिसिएशन है उसको भी आप पहले प्रॉफिट से माइनस कर दोगे। उसके बाद कैपिटल प्रॉफिट जो है ना उसको छोड़ दोगे, उसको एक्सक्लूड हो जाएगा। दैट मीन्स कि जो रेवेन्यू प्रॉफिट है या रेवेन्यू रिजर्व है उसमें से डिविडेंड डिक्लेयर करो, कैपिटल प्रॉफिट को रिजर्व में मत ऐड करो। समझ में? इसको अलग लिखो, इसीलिए तो कैपिटल रिजर्व अलग होते हैं। तो रेवेन्यू रिजर्व को यूज करो, कैपिटल रिजर्व को यूज नहीं करो, ये बात। फिर आगे लिखा हुआ देखो डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड आपको पता ही, प्रेफरेंस शेयर के जो होल्डर होते हैं उनको मिल जाने हैं डिविडेंड एट फिक्स रेट। बिफोर इक्विटी शेयर को डिविडेंड दिया जाए तो सबसे पहले ये ध्यान में रखना चाहिए, इक्विटी शेयर की अकाउंटिंग करने से पहले प्रेफरेंस शेयर की फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड आप दे चुके हो तब जाकर डिविडेंड मिलेगा। बट सच a right can be exercised subject to there being profits and the directors recommending the payment of dividend। सुनिए, लेकिन प्रीफरेंस शेयर होल्डर कहेंगे हमारा राइट से हर एक साल 15% हमको डिविडेंड मिलेगा। अरे ये क्या होता है पेन? 15% आपको डिविडेंड मिल जाने हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? जिस साल प्रॉफिट से तब जा करके मिलेगा, नंबर 1 कंडीशन। नंबर 2 कंडीशन, अगर डायरेक्टर रेकमेंड कर रहे हैं तब जाके मिलेगा। समझ रहे हो? दिस इज द थिंग। और भी बहुत सारा रूल्स प्रोविजन है जहाँ के हो सकता है नहीं मिलेगा आपको डिविडेंड। तो पार्टली पेड शेयर्स के ऊपर क्या बात है? पार्टली पेड शेयर्स के ऊपर है, अगर आपकी आर्टिकल्स कहता है तो डिविडेंड दे सकते हो। सेक्शन 51 के हिसाब से, कंपनी एक्ट 2013 के हिसाब से आप डिविडेंड बिल्कुल 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 आप दे सकते हो। पार्टली पेड शेयर्स के ऊपर है डिविडेंड, सब्जेक्ट टू आपकी पेमेंट ऑफ कैपिटल के हिसाब से मिलेंगे। समझ में? प्रोपोर्शन ऑफ पेमेंट ऑफ कैपिटल। सपोज सपोज डिविडेंड डिक्लेयर हुआ ₹10 पर शेयर, समझ में बात? लेकिन ये है फुल्ली पेड शेयर्स ऑफ ₹100। अब समझ में आ रहा है बात? ₹10 पर शेयर डिविडेंड मिलेंगे किसको? जो 100 पेड किया। मान यहाँ पे देखते हैं कि कोई 80 पेड अप हुआ है, पार्टली पेड, फिर भी तो पेमेंट क्या हुआ ना, पेड अप कैपिटल तो है ही, तो उसको ₹8 मिल जाने हैं डिविडेंड। समझ में आई बात? दिस इज द थिंग। तो प्रोपोर्शनेटली आप जितना पेमेंट किए शेयर की उतना आपको डिविडेंड मिल जाए। कॉल्स इन एडवांस के ऊपर कुछ डिविडेंड नहीं मिलते हैं, क्योंकि कॉल्स इन एडवांस समथिंग लाइक द लाइबिलिटी फॉर द कंपनी, नॉट द कैपिटल। समझ में आई बात? आपको याद है कि नहीं, कॉल्स इन एडवांस के खाते में लिखे जाते हैं, जिस दिन ड्यू होता है कॉल्स इन एडवांस को काट देते हैं। तो कॉल्स इन एडवांस हो सकता है आप 10 लाख दे रखे हो कंपनी को, लेकिन इस 10 लाख के ऊपर है आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ और सिर्फ जितना ड्यू हुआ है उसके ऊपर। क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है देखो, यही 1 मिनट चर्चा होंगे, फिर क्वेश्चन 2 1 मिनट चर्चा कोई बात। अभी कंपनी में इनएडिक्वेसी ऑफ प्रॉफिट है, नहीं है प्रॉफिट, तो XYZ कंपनी क्या करेगा? वो डिक्लेयर कर रहा है 10% डिविडेंड आउट ऑफ जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व से 10% डिविडेंड डिक्लेयर करे, लेकिन इस साल प्रॉफिट नहीं है। हाँ, तो पास्ट प्रॉफिट से वो ले ही सकता है। बात अभी हुआ ना, ए करंट ईयर प्रॉफिट, बी पास्ट ईयर प्रॉफिट, सी बोथ ऑफ दीज, डी ग्रांट्स फ्रॉम सीजी और एसजी। कैसे याद रखे जा रहे हैं चीजों को देख रहे हो? 4 मार्क आपको यहाँ पे मिल गया। करंट ईयर प्रॉफिट, पास्ट ईयर प्रॉफिट, बोथ करंट ईयर एंड पास्ट ईयर, डी ग्रांट्स फ्रॉम सीजी एंड एसजी। 4 मार्क आप यहाँ को मिल गए। समझ में आएगा? आगे देख करके चलो।
तो थिंग इज दैट कि अब फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर असेट द अमाउंट कैन बी यूटिलाइज फ्रॉम द जनरल लीजर। हाँ, 10% डिविडेंड डिक्लेयर करेगा, बेचारे के पास इस साल प्रॉफिट नहीं है, तो आप उसको रूल्स बताओ कि वो कितना पैसा यूटिलाइज कर सकते हैं जनरल लीजर से, ठीक है ना, कंपनीज डिक्लेरेशन डिविडेंड रूल्स के हिसाब से। आगे देखेंगे बैलेंस शीट। तो उसके पास कुछ उसके पास प्रेफरेंस शेयर है 17,50,000, इक्विटी शेयर से 80 लाख, और यहाँ पे जनरल लीजर उसके पास है 25 लाख। यहीं से उसको पैसा लेना है, यहीं से तो निकालेगा ना, यहीं से ड्रॉ करेगा, ठीक है। और उसके पास कैपिटल लीजर भी, ये तो ड्रॉ नहीं होता है, आप लोग को पता है। रिवैल्यूएशन रिजर्व ड्रॉ नहीं होता है, क्यों? नॉन क्या से, भाई पहले से पढ़ा चुके हैं, कैपिटल रिजर्व से काम नहीं होता है, रिवैल्यूएशन रिजर्व नॉन क्या से, इसलिए नहीं होगा। ये कैपिटल रिजर्व है इसलिए नहीं होगा, ये सब यूज नहीं होता है। आगे देखो, नेट प्रॉफिट आपके पास कितना है? 3 लाख, तो ये करंट ईयर प्रॉफिट हो गया, ठीक है। तो करंट ईयर प्रॉफिट 3 लाख है, इनसफिशियंट है, तो ये 25 लाख से कितना निकाल सकते हैं, डिपेंड अपॉन द रूल्स। तो अगर एवरेज डिविडेंड जो रहा लास्ट 3 साल में 12%, तो इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। सबसे पहले देखते हैं कैसे काम करेगा। देखो, तो अमाउंट वो कितना निकाल सकता है, अमाउंट दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द रिजर्व फॉर 10% डिविडेंड, क्योंकि वो डिक्लेयर कितना करना चाहता है, 10%। तो 10% डिविडेंड डिक्लेयर करने के लिए पैसा कितना चाहिए, देखते हैं। 10% डिविडेंड ऑन 80 लाख, ठीक है ना। ये देखिए, बात हो रहा है तो इक्विटी शेयर्स के ऊपर है ना, प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर तो काम ही खत्म है। इक्विटी शेयर्स 80 लाख है, 80 लाख के इक्विटी शेयर्स का डिविडेंड 10% में कितना चाहिए, 8 लाख, ठीक है। तो करंट ईयर प्रॉफिट कितना है, 3 लाख। समझ में आई बात? यही चीज है, 3 लाख प्रॉफिट है। लेकिन करंट ईयर जो 3 लाख प्रॉफिट है, इक्विटी शेयर से पहुंचने से पहले खा कौन जाएंगे, प्रेफरेंसेस। तो प्रेफरेंस डिविडेंड देना पड़ जाएगा। देखते हैं प्रेफरेंस डिविडेंड क्या चक्कर है। यहाँ पे देखो, प्रीफरेंस शेयर्स जो है बाबू, प्रीफरेंस शेयर जो है 17,50,000। ये एक तो कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए जो लोअर रूल हम पढ़ा है, यहाँ पे डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर टू रिजर्व सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है, अहम मुद्दा है, और डीडीटी आगे जाकर के बात करेंगे। तो बात यही है कि 17,50,000 उनका जो कैपिटल है 9% के हिसाब से उनको मिल जाने हैं, तो वो हो रहा है 1,57,500। उस चीज को समझा रहे हैं। ये वाला प्रॉब्लम नहीं है ना एग्जाम में, हो सकता है छोटा प्रॉब्लम आ भी जाएगा, लेकिन ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है, इसलिए इसमें डाला गया। तो करंट ईयर 3 लाख प्रॉफिट से 1,57,500 निकाल देते हैं, तो बचता है 1,42,500। तो प्रेफरेंस डिविडेंड अगर खा जाएंगे तो बच रहा कितना इक्विटी शेयर वालों के लिए, 6,57,500। ये हम कहाँ से ले सकते हैं, रिजर्व से ले सकते हैं, क्योंकि रिजर्व के पास, रिजर्व में तो बहुत पैसा पड़ा हुआ है। देखो आप जनरल रिजर्व में कितना, 25 लाख, 25 लाख से तो आराम से हम 6,57,500 उठा ही सकते हैं। समझ में आई बात? दिस इज द थिंग। अभी चलते हैं रूल्स देखते हैं। तो रूल्स क्या है, सबसे पहले लास्ट 3 इयर्स का आपका एवरेज रेट कितना है, 12%। उससे ऊपर आप डिक्लेयर नहीं कर सकते, उसके ऊपर आप डिक्लेयर नहीं कर सकते। हम तो 10% डिक्लेयर किए, तो ठीक ही है। कंडीशन 2 क्या है, आप 10% ही निकाल सकते हो कि किसका, कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व का। तो देखते हैं कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व कितने हैं। यहाँ पे देखो, तो कैपिटल आपके पास था ही कितना, ये सारे के सारे कैपिटल्स हैं। समझ में आई बात? और फ्री रिजर्व का मतलब क्या है, जनरल रिजर्व है, इसको ऐड किए गए हैं। देखो, 80 लाख प्लस 17,50,000 प्लस 25 लाख, तो कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व का 10% ही निकाल सकते हो, तो 12,25,000 निकाल सकते हैं। हम तो कम निकाल रहे हैं, 6,57,500 हो गया दूसरा कंडीशन। तीसरा कंडीशन क्या है, नंबर 1 कंडीशन पास्ट एवरेज की परसेंटेज से ज्यादा नहीं। नंबर 2 कंडीशन 10% निकाल सकते हो। नंबर 3 कंडीशन 15% बचना चाहिए, ठीक है। तो बैलेंस रिजर्व जो रहेगा वो डाउन नहीं होना चाहिए 15% से नीचे कैपिटल की। यहाँ पे कैपिटल प्लस रिजर्व नहीं होता है, यहाँ कैपिटल प्लस रिजर्व होता है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कैपिटल होता है। तो कैपिटल कितना है देख लेते हैं, ये दोनों को मिलाएंगे तो हो जाएगा कैपिटल। ये देखो दोनों को मिला हुआ है तो 97,500, उसका 15% कितना होता है, 14,62,500। अभी हम देखते हैं कितना पैसा बचा हुआ है, कितना पैसा बचा हुआ है। 25 लाख से, 25 लाख रिजर्व से अगर हम निकालेंगे कितना, अरे बाबू कहा निकालेंगे 6,57,500, तो बचेगा कितना, 18,000, 20 मत बचेगा, 18,000, 42,500। समझ में आई बात? जो कि 15% से ऊपर है। कैसे पता चला ना, आप जितना प्रॉफिट निकाले उसके बाद बचा 18,42,000, और 15% ऑफ कैपिटल जो है 14,62,000। इसका मतलब कि इतना बचना में काम हो जाता, इतना बचे, दैट मीन्स ये ठीक है। तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गए। समझ रहे हो कैसे कंपनी अकाउंट्स काम कर रहा है? एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, हमसे हो गया, होते रहे, सारे के सारे जिंदगी में ट्रांस चलेगा।
सिंस ऑल थ्री कंडीशंस आर सैटिस्फाइड, इसलिए कंपनी 6,57,500 ये जो पैसा है निकाल सकता है प्रॉफिट्स रिजर्व से। समझ में आई बात? आज पर की डिविडेंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड्स रूल्स कंप्लाई हो गए। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स कुछ नहीं है, वो कह रहा है कि फाइनेंस एक्ट 1997 से, मतलब ये जो बजट आया था 1997 में, उसमें फाइनेंस एक्ट कहा जाता है, उसमें डीडीटी कॉन्सेप्ट आया था, और डीडीटी 155O एंड 115O 115Q के हिसाब से चलता है। ये एक स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट एंड फॉर द डोमेस्टिक कंपनीज, प्रॉफिट्स ऑफ डोमेस्टिक कंपनी, डीडीटी उसको कहा जाएंगे, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। सो आईसीए हैज आल्सो गाइडेड नोटिस ऑन द कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स, सीडीटी के ऊपर है, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स जो भी रहेगा उसके ऊपर गाइडलाइंस आईसीए भी दे रखे हैं। तो जो जो फीचर्स हैं डीडीटी के वो क्या है, डीडीटी इनकम टैक्स लगेगा प्रॉफिट के ऊपर है, उसके ऊपर ये एडिशन है, फिर भी लगेंगे। आप प्रॉफिट जितना भी कमाओगे उसके ऊपर इनकम टैक्स लगेगा 30% प्लस सरचार्ज प्लस सेस कंपनी में, समझ रहे हो बात? लेकिन फिर भी आपको डीडीटी भी लग जाएंगे, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। क्यों? क्योंकि आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, क्योंकि शेयर होल्डर्स को और टैक्स देना नहीं है, इसलिए इनके इनकम पर कंपनी गवर्नमेंट को टैक्स देगा। समझ रहे हो? डबल टैक्सेशन नहीं हो रहा है। कंपनी जितना डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है शेयर होल्डर को, शेयर होल्डर तो टैक्स नहीं देंगे, इसलिए शेयर होल्डर से काट करके कंपनी दे देता है, उसको डीडीटी कहा जाता है। अभी देखेंगे रेट वगैरह। तो यहाँ पे बात यही है कि विथ इफेक्ट ऑन डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स इज लेविएबल ग्रॉस डिविडेंड के ऊपर लगेगा डीडीटी, ठीक है ना, नॉट ऑन द नेट डिविडेंड। दैट मीन्स कि काट करके जितना मिला उसमें नहीं मिलेगा, कंपनी जितने देने वाला था ग्रॉस डिविडेंड उस पर टैक्स लगता है। तो डिविडेंड चार्जेबल टू डीडीटी में भी आउट ऑफ द करंट प्रॉफिट्स और अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। हाँ, आप डिविडेंड दे रहे हो करंट प्रॉफिट से अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से, दोनों में ही जितना डिविडेंड दे रहे हो उसके ऊपर लगना है। डीडीटी का रेट है 15%, एक्सक्लूडिंग सरचार्ज। अगर सरचार्ज को ऐड किया जाए, मतलब उसमें फिर स्लैब है, सेक्शन है, समझ में? तो सरचार्ज 12% प्लस यहाँ पे 3% सेस है, यहाँ पे 3% सेस अभी तक भी चल रहे हैं, ठीक है ना, वही बात है। तो दैट मीन्स कि 15% का और 15% लग जाने हैं, लेकिन हर एक जगह में सरचार्ज नहीं लगेगा, समझे, लेकिन सेस हमेशा लगेगा। तो डीडीटी शुड बी पेबल इवन इफ नो इनकम टैक्स इज पेबल। आपको हो सकता है इनकम टैक्स आपको नहीं दे रहे हो, कंपनी पता है ना, बहुत सारा छूट हो गया अभी, या फिर अब कोई बाकी कुछ काम कर रहे हो, ये कंपनी ऐसे भी कंपनियां हैं जिसके ऊपर इनकम टैक्स नहीं लगता है, आपको याद है, इनकम टैक्स नहीं लगता है, स्पेशल ग्रांट्स भी है, तो नहीं लगेगा इनकम टैक्स ना, फिर भी डीडीटी देना पड़ेगा। तो डिविडेंड जब दे रहे हो इन लोगों को, शेयर होल्डर को, तो डीडीटी देना पड़ेगा, चाहे आप इनकम टैक्स दो या ना दो। तो डीडीटी सेंट्रल गवर्नमेंट के खाते में 14 दिन के अंदर देना है, जब डिक्लेयर कर रहे हो या डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो या तो पेमेंट कर रहे हो, ड्यू कर रहे हो, पेमेंट कर रहे हो, या तो डिक्लेयर कर रहे हो। समझ में ये बात? इस तीनों में से विच एवर इज अर्लीस्ट, जो पहले होगा 14 दिन के अंदर है भाई, डीडीटी तुम गवर्नमेंट को दे दो। तुम डिविडेंड दो ना दो अलग बात है, डीडीटी गवर्नमेंट को दे दो। डीडीटी पे होंगे फाइनल पेमेंट टू द टैक्स टू द डिविडेंड, नो फर्दर क्रेडिट शैल बी क्लेम्ड बाय द कंपनी बाय एनी। हाँ, अब डीडीटी एक बार दे दिए हो, फिर से गवर्नमेंट में क्लेम ये नहीं कर सकते, इसलिए फाइनली ये पेमेंट हुआ और फाइनल डिविडेंड के ऊपर डिस्कशन होता है। एक बार पेमेंट किया तो दूसरा फिर से क्लेम नहीं कर सकते। डिविडेंड सेक्शन 2 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 के हिसाब से यहाँ पे चल रहे हैं, मतलब वो ही डिविडेंड के ऊपर डीडीटी लगेंगे जो सेक्शन 2 कंपनी एक्ट 2013 के हिसाब से आ रहे हैं। कोई एक कंपनी है जो कि डिविडेंड डिक्लेयर करता है, 230 लाख डिविडेंड डिक्लेयर करता है इसके शेयर होल्डर को। आप बताओ डीडीटी उस पर कितने लगने हैं? ध्यान से देखो, डिविडेंड ए डोमेस्टिक कंपनी हैज डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब पेड, इतना पे कर रहा है, 2,30,000 पे कर रहा है, इतना डिक्लेयर नहीं किया, पे कर रहा है। पे कैसे होता है? ग्रॉस लेस डीडीटी, काट करके फिर पे होगा ना, समझ में आ रहा है कि नहीं बात? जितना भी ग्रॉस डिविडेंड है माइनस टैक्स काट करके आपको पे होगा। तो ये पेमेंट वाला अमाउंट दिया हुआ है 230 लाख, लेकिन आपको क्या पता, आपको डीडीटी कितना है निकालने के लिए पहले तो ग्रॉस जानना पड़ेगा ना, तो ये पे से ग्रॉस को जाना पड़ेगा। समझ में आई बात? यही बात है, यहाँ पे थोड़ा सा देख लो समझ जाओगे। सबसे पहले देखो, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कितना किया कंपनी? 230, लेकिन ये 230 इज द पेड अमाउंट, पेड अमाउंट के ऊपर टैक्स नहीं लगता है, ग्रॉस अमाउंट बाबू चीज बता रहे हैं। तो ग्रॉस कैसे मिलेगा? 15% कटने के बाद इतना, तो ये कितना है? 85% है, तो 100% कैसे मिलेंगे? डिवाइड कर देंगे, होता है ना। तो आड इंक्रीज फॉर द पर्पज ऑफ ग्रोसिंग ऑफ डिविडेंड, या तो डायरेक्ट 85% करने से मिलेगा। तो 15% बाई ये कितना हुआ? 85,
15/85 इंटू 230 करने से कितना टैक्स कटा था वो चीज मिल जाएगा 40.59। समझ रहे हो कि नहीं? ऐसे कर सकते हो या तो कैसे कर सकते हो बता रहा भाई, बहुत ईजी है। आप 100 रुपया से 10% डिप्रेशन काट दिए तो 90 हुआ। आप ये 90 से 100 कैसे मिलेगा आपको पता है? 90 इज द 90%, सो डिवाइडेड बाई 90/90 का मतलब ही होता है 90 इंटू डिवाइड बाई 90, 100 इंटू का मतलब क्या होता है 100/90, तो ये हो गया 100। अंडरस्टैंड? तो ग्रोसिंग ऑफ उसको कितना करोगे, क्योंकि 100 रुपया में 15 रुपया कटा है तो अभी जितना बचा है वो 85 इक्वलेंट टू 85, तो दैट्स वाई 230 इज द नेट इंटू 15/85, 15/85। तो डिविडेंड कितना कटा है 40.59, तो उसको ऐड कर दो ये दोनों को, तो टोटल डिविडेंड डिक्लेयर हुआ था 270.59, ये डिक्लेयर हुआ था। अभी उसमें डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स कितना 15%, फिर से इंटू करो, यही फिगर आना है 40.59, यही फिगर आना है, तो 270.40.59। समझ में आई बात? लेकिन इतना ही तो लगेगा नहीं, आठ सरचार्ज 12%, 12% सरचार्ज, तो इसके ऊपर फिर से 12% की सरचार्ज कैलकुलेट किया गया, तो 4.88 लग गए, फिर जितना हुआ 40.47, फिर उसके ऊपर है एजुकेशन सेस 2%, एसएससी सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन 1%, दोनों मिलकर के 3%, उसके ऊपर 3% फिर से कैलकुलेशन हुआ। ये सारे के सारे सरचार्ज एंड सेस टैक्स के ऊपर कैलकुलेट होता है, वो करके 46.83 निकला, तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स 46.83। अगर नेट दिया होगा तो पहले ग्रोस कर दोगे, फिर उसका 15% फिर सरचार्ज और सेस ऐड कर दोगे, इस हिसाब से आपको मिल जाने। समझ में आई बात? धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास आपको इंटीमेट किए जाएंगे। अंडरस्टैंड द बस, थैंक यू।